हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज़ गुरु में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे हिस्ट्री के। तो इससे आपको चाहे कितने ही मार्क्स का क्वेश्चन आए, चाहे वो 1 मार्क का हो, चाहे वो MCQs हो, चाहे वो 8 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो या 3 मार्क्स का हो, सभी क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी इस पर्टिकुलर वीडियो से। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो का। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम। हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अपने को उसके फीचर्स बताने। तो शायद सभी को ये क्वेश्चन आता होगा। सबसे आसान क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो सिटी थी ना, इसको जो बनाया गया, इसको वेल प्लेन सिस्टम से बनाया गया था। भाई यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत आउटस्टैंडिंग लेवल का था। यहाँ पे कैसे बनाया गया था, यहाँ पे आपको पता है जो लोअर टाउन था, बेसिकली ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे कैसा था कि ड्रेनेज सिस्टम जो टाउन यहाँ पे बनाया गया था, तो यहाँ पे जो रोड और स्ट्रीट्स को बनाने से पहले वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था की गई। यानी कि घर बनाने से पहले, कॉलोनी बनाने से पहले वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, उसके साथ साथ वहाँ पे स्ट्रीट बनाई गई और हर एक जो घर था वहाँ का वो ड्रेनेज सिस्टम से क्या था, जुड़ा हुआ था। ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ हर घर था। और साथ ही साथ में ये जो टाउन था ना, ये पर्टिकुलर ग्रिड पैटर्न में बसा हुआ था। राइट एंगल पे यहाँ पे एक दूसरे को जो रोड है, वो स्ट्रीट है, वो इंटरसेक्ट कर रही थी। ये बात आपको याद रखनी है, बड़ी आसान सी बात है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि मेकी भाई साहब ने यहाँ पे ये नोटिस करते हुए ये बताया कि यहाँ का जो हर घर है वो स्ट्रीट से कनेक्ट हो रहा था और स्ट्रीट है वो ड्रेन से कनेक्ट हो रही थी। और साथ ही साथ में जो यहाँ के जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किससे बने हुए थे, वो कहीं ना कहीं थे पक्के थे। पक्के का मतलब कैसा था भाई कि ब्रिक्स से बने हुए थे और उनके अंदर मोर्टार और जिप्सम वगैरह का घोल वगैरह लगाया होता ताकि पानी का लीकेज वगैरह ना हो। और साथ ही साथ में उनके ऊपर लूज ब्रिक्स छोड़ी हुई थी। लूज ब्रिक का मतलब भाई सीधी इंटें वगैरह रखी हुई थी, बड़े साइज की या लाइम स्टोन की जो इंटें वगैरह वो रखी हुई थी, जिसके कारण वो क्या कर सके, इनको उठा के टाइम टू टाइम सफाई कर सके। और इन सफाई के आर्कियोलॉजिस्ट को एविडेंस भी मिले हैं कि जहां पर जब ये इसकी खुदाई वगैरह कर रहे थे तो इनको हिप्स मिले हैं, मतलब ढेर मिले हैं। किसके ढेर मिले भाई, ये कचरे के ढेर मिले। तो इनको देखने से ये पता चल रहा है कि ये जो नाली थी, ये जो ड्रेनेज सिस्टम था ना, इसकी टाइम टू टाइम वहां पे सफाई होती थी। तो सफाई हो रही थी, इसी का मतलब है कि ये जो ड्रेनेज सिस्टम था ना, इनका एक नंबर का आउटस्टैंडिंग था। आज से लगभग ऐसे मान के चलो कि यार 5000 साल पहले पक्की नालियां होना, हर घर नालियों से जुड़ा होना, और जो नालियां हैं वो स्ट्रीट के पास होना। और आपको ये भी पता है कि इनके जितने भी जो घर थे ना, वो एक रोड पे ना खुलते हुए स्ट्रीट की तरफ उनका गेट खुलता था, क्योंकि ये प्राइवेसी को बहुत कंसर्न करते थे। आपको ये भी पता ही होगा कि ये प्राइवेसी को इतना कंसर्न रखते थे कि इनके घरों के अंदर लोअर पार्ट पे कोई भी खिड़की वगैरह नहीं है, वो ऊपर ही रखी गई है सिर्फ, ताकि, और जो बीच का पार्ट है वो खुला छोड़ते थे, कोर्टयार्ड, ताकि वहाँ पे जो इनकी जो फैमिलीज की वोमेन है वो डेली रूटीन के काम कर सके। तो एक नंबर का आउटस्टैंडिंग था यार। तो मैंने कंप्लीट इसके बारे में आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम 1875 टू 1950। तो अपने को सारे जो भी आर्कियोलॉजिस्ट आए हैं उनके बारे में, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब मान लो ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कहीं भी MCQs आ गया, जॉन मार्शल के रिलेटेड MCQs आ गया, या हमारी जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उनसे रिलेटेड MCQs आ गया, या REM विलर से रिलेटेड आ गया, तो आप कोई भी क्वेश्चन आए वो कर दोगे। इस क्वेश्चन को करने से आपके कई सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। तो पढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन को कि जो नदर्न रीजन है इंडिया का, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हड़प्पन सिविलाइजेशन मिली थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन मिली थी ना, इसको 3 फेज में अपने कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले फेज को बोलते हैं अर्ली फेज, जो 2600 BC से पहले का फेज था। फिर बोलते हैं मैच्योर फेज, जो कि 2600 BC से 1900 BC का टाइम पीरियड था। और उसके बाद को बोलते हैं लेटर फेज या र्यून फेज, जो कि 1900 BC के बाद का था। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इसमें आर्कियोलॉजिस्ट का जो टाइम पीरियड शुरू हुआ वो 1875 से यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्कवरी हाथ लग गई थी। 1875 में कौन थे यहाँ पे, अलेक्जेंडर कनिंघम थे। आपको पता है हमारे इंडिया के फर्स्ट जो डायरेक्टर जनरल है ASI है, वो किसको बनाया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। तो उनके टाइम पीरियड में 1875 में सबसे पहले यहाँ पे बताया जाता है कि एक सील वगैरह मिली थी, हड़प्पा की सील। और उसके बाद वहां पे आगे से आगे एविडेंस मिलते गए थे। जो पाकिस्तान के अंदर हड़प्पा की जो शुरुआत है खुदाई की, वो यहीं से हुई थी। हालांकि अलेक्जेंडर कनिंघम की एक कमी रहती है कि वो एक तो पर्टिकुलर इसका एग्जैक्ट टाइम पीरियड का नहीं बता पाते कि ये कितनी टाइम पीरियड पुरानी है। और कहा जाता है कि एग्जैक्ट जो सील है ना, उसको भी पहचान नहीं पाते, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि ये मतलब कहाँ की है। उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि ये जो वैली है ना, ये गंगा वैली है, ना कि इंडस वैली है। तो ये कुछ एक कमी रही थी, लेकिन टाइम पीरियड इन्हीं के टाइम पीरियड में शुरुआत हो गया था। और ये भी आपको याद रखना है कि इंडिया में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट है वो 1861 के अंदर हुआ था। और तभी कनिंघम बने थे पहले जो जनरल है यहाँ के।
आगे बात करते हैं, मेन आते हैं उसके बाद जॉन मार्शल। जॉन मार्शल थे, और जॉन मार्शल का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1902 से शुरू होता है, और इनके टाइम में मैं ये बोलूंगा कि जितनी भी जो मेन बड़ी डिस्कवरी है इंडस वैली सिविलाइजेशन या उसको हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन बोलो, क्योंकि सबसे पहली साइट थी हड़प्पा जो मिली थी, डिस्कवरी हुई थी, इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इनकी सबसे ज़्यादा जो खुदाई होना, इनकी डिस्कवरी होना, वो जॉन मार्शल के टाइम में ही हुआ था। जॉन मार्शल के टाइम में हड़प्पा की डिस्कवरी करी थी किसने? दयाराम साहनी ने, और ऐसे ही राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदारो की करी थी। तो ऐसे कुछ एक इंपॉर्टेंट इनके टाइम में आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपना काम प्ले करा था। इसके बाद तीसरे जो आते हैं वो आते हैं आर ई एम व्हीलर। एम व्हीलर है ना, ये REM व्हीलर जो थे, इन्होंने थोड़ी कमी निकाली किसकी भाई? जो जॉन मार्शल की। मतलब जॉन मार्शल की कमी क्या थी कि जॉन मार्शल ने जब भी किसी मान लो माउंट की वो खुदाई कर रहे थे, तो उनके हॉरिजॉन्टल की एक डिफरेंट लेयर की खुदाई उन्होंने एक साथ ही कर दी। मतलब उनकी जो लेयर है उसको डिवाइड करके स्टडी नहीं करा, यानी कि उसको बोलते हैं स्टेटिग्राफी। स्टेटिग्राफी को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने उस माउंट की स्टडी करी। किन्होंने? जॉन मार्शल ने। और इसी कमी को दूर करा REM व्हीलर ने। और REM व्हीलर कौन थे भी? REM व्हीलर खुद एक पहले कौन रहे थे? मिलिट्री के ब्रिगेडियर रहे हुए थे। तो मिलिट्री के जो ब्रिगेडियर रहे हुए थे, तो कहाँ जैसे मिलिट्री में अनुशासन से काम होता है ना, सेम वैसे ही इन्होंने यहाँ पे अनुशासन से काम करा था। और जॉन मार्शल भाई साहब से ये प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पहले काम कर चुके थे ग्रीस और क्रीट के एरिया में। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि किस व्यक्ति ने कौन सा काम करा, है ना, और इनकी कब कब इनकी अपॉइंटमेंट हुई। तो REM व्हीलर होता है 1944 में हुआ इनका काम शुरू, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब सम ऑफ द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मोहनजोदारो। मोहनजोदारो के कुछ एक फीचर्स बताओ। तो भाई मोहनजोदारो आपको पता है एकदम वेल प्लान सेटलमेंट बनाया हुआ था, इसको 2 पार्ट में बांटा हुआ था। वैसे अगर बात करें कि आज की जो अपने कौन सी सिटी है, कौन से एरिया है जिनकी अपने इनसे कंपैरिजन कर सकते हैं मोहनजोदारो से कि सेम ऐसा सेटलमेंट है, तो गुड़गांव, बेंगलुरु, नोएडा, तो सेम ऐसा सेटलमेंट उस टाइम में मोहनजोदारो का था जो पाकिस्तान में पड़ता है। डिवीजन इसको 2 पार्ट में बांटा गया था, एक था लोअर टाउन और एक था अपर टाउन। और ये आपको पता ही है जो अपर टाउन है उसमें सीटाडेल थे जिसको हायर पार्ट ऑफ द सिटी बोलते हैं। यहां पे ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि यहां पे बिल्डिंग्स कम है, यहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव या रिलीजियस वर्क होता होगा। और लोअर टाउन है वो ऐसा मानते हैं कि यहां पे कॉमन पीपल रहते होंगे, यहां पे बिल्डिंग्स ज्यादा है। और ये एक रेस प्लेटफॉर्म पे बनाया गया। वैसे रेस प्लेटफॉर्म में दोनों ही चीजें बनाई गई ताकि यहां पे कोई फ्लड वगैरह ना आए। तो बेसिकली लोअर टाउन को रेस प्लेटफॉर्म पे बनाया गया ताकि फ्लड वगैरह से इनको प्रोटेक्शन मिल सके। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन देखा जाए तो यहां पे ये भी आउटस्टैंडिंग बात है। ये आपको पता है कि एक फिक्स जो इंटो का साइज था उन्हीं से बिल्डिंग्स को बनाया गया, और वो रेशियो आपको याद रखना है 4:2:1 की एक स्टैंडर्ड साइज था इंटो का, उन्हीं से यहां पे बनाया गया। आगे बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। बात करें तो हमने आपको बताई दिया ड्रेनेज सिस्टम, यहां की जो नालियां हैं ना वो पक्की इंटों से बनाई गई है ना। लेकिन सभी जगह सेम नहीं है। जैसे यहां पे एक एग्जांपल आपको देखने को याद रहेगा, जैसे ये तो मोहनजोदारो का अपने पढ़ रहे हैं तो ये बात तो आपको याद रखनी है, लेकिन सभी जगह एक जैसा नहीं था। जैसे अपने एक गुजरात की एक जगह लोथल, वहां की अगर आप पढ़ोगे ना तो वहां पे जो ड्रेनेज सिस्टम है वो तो पक्की ईंटों से बनाया गया है, लेकिन जो घर है ना वो मड ब्रिक्स के बनाए गए हैं। तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है 4, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। कि मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आप बताओ। तो आपको पता है ये चीज आपको याद रखनी है कि ऐसे मान के चलो कि इंडिया की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो नॉर्थ इंडिया का, खासतौर से इवन नॉर्थ इंडिया के नहीं मैं बोलूंगा कंप्लीट इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे जो स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी हुई है वो यही हुई है मौर्यन डायनेस्टी। यहां पे आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड करा था, और सहायता किसने करी थी उनमें? कौटिल्य या चाणक्य जो इनके गुरु थे, जिनको अपने पॉलिटिकल मेंटोर भी कह सकते हैं, जिन्होंने गाइड करा था। धनानंद को हराकर, धनानंद जो नंद डायनेस्टी है उसको हराकर मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत करी थी। ये जो डायनेस्टी थी ना ये एक तरह से प्रॉपर रूल करती थी। यहां पे सेंट्रलाइज रूल था। सेंट्रलाइज रूल का मतलब क्या होता है कि राजा जो है ना रूलर, उसके हाथ में सारी पावर होती थी। उसने डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट अपने गवर्नर ऑफिशियल्स अपॉइंट किए हुए थे जो अलग अलग काम को देखते थे, ठीक है। और इन्होंने इंपॉर्टेंट एरियाज इनके कौन से थे? इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, इनके इंपॉर्टेंट सेंटर थे तक्षशिला था, उज्जैनी थे, तोसली थे, सुवर्णगिरी था। अब इनकी जो तक्षशिला है, उज्जैनी है, ये इनके इसलिए इन्होंने इंपॉर्टेंट सेंटर बनाई क्योंकि यहां से लॉन्ग रूट का जो ट्रेड है वो करते थे ये। और स्वर्णगिरी इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां से जो सोना है वो निकाला जाता था। स्वर्णगिरी आपको पता है कर्नाटका में पड़ता है, तो यहां से सोना निकाला जाता था। तो हर चीज सोच समझ के काम होता था। यहां से जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो भी होता था और वाटर ट्रांसपोर्ट भी ये करते थे। बहुत अच्छी चीज थी। इनकी जर्नी इतनी अच्छी आउटस्टैंडिंग बनाई हुई थी कि जहां पर महीनों का टाइम लगता था वहां पर ये वीक में काम कर लेते थे, ठीक है। और इनकी आर्मी तो कहना ही क्या, इनकी आर्मी आउटस्टैंडिंग थी।
मेगस्थनीज ने अपनी बुक इंडिका के अंदर बताया कि इनकी जो आर्मी है इनको 6 सब कमेटीज में बांटा गया और हर एक कमेटी का अपना अपना अलग अलग काम होता है। जैसे एक का काम होगा कि वो नेवी की देखभाल करेगा, तो दूसरी का काम होगा ट्रांसपोर्टेशन और प्रोविजन का काम करेगा, तीसरी का काम होगा कि जिसमें फुट सोल्जर रहेंगे, और चौथी का काम होगा हॉर्सेस वाले, और पांचवी में चैरियट्स रहेंगे, और छठी के अंदर एलिफेंट्स रहेंगे। यहाँ पे जो सेकंड्स है वो क्या करती थी कि जो आर्मीज है उनके लिए अपने बुलक कार्ट्स के ऊपर डिफरेंट जो फूड कमोडिटीज है वो लेके जाती थी, अपने जानवरों के लिए खाने पीने की चीजें वो देखभाल वो करती थी। उसके बाद आपको पता है मौर्यन अंपायर के अंदर ही अशोका रूलर हुए जो लास्ट इनके ग्रेटेस्ट रूलर कहलाते हैं। इन्होंने आपको पता है बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, तो बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसको धम्मा कहते हैं, और धम्मा को स्प्रेड करने के लिए जो विचारधारा थी, जो अच्छे विचार थे जो उन्होंने स्प्रेड करे, वो स्प्रेड किसके थ्रू करे? महामताज के थ्रू। मतलब डिफरेंट मिनिस्टर, डिफरेंट बंदों को अपॉइंट करा जिनको महामताज कहते हैं, जो डिफरेंट एरियाज में गए और इनकी पॉलिसी को स्प्रेड करा। तो ये है इनके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने आपको आई होप बताने में सक्षम रहूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन है टू व्हाट एक्सटेंट द एपिग्राफिस्ट फेस लिमिटेशन ऑफ इंस्क्रिप्शन एविडेंस। अच्छा, किस हद तक अपने को प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती इंस्क्रिप्शन को पढ़ने में, उनकी एविडेंस में, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट है उनको क्या प्रॉब्लम आती होगी, क्या उनकी लिमिटेशन रही होगी? तो सबसे बड़ी तो है टेक्निकल लिमिटेशन कि भाई जो भी इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं ना, कुछ इंस्क्रिप्शन ऐसे हैं जिनके वर्ड है ना वो इसलिए अपने बोल सकते हैं कि फेंटली इनग्रेव है, यानी कि इतने मतलब एक तरह से हार्ड नहीं बनाए गए हैं, वो सॉफ्ट टाइप है, वो टूट रहे हैं आसानी से। तो अगर टूट गए हैं आसानी से तो आपको पता है कुछ एक लेटर अगर गायब हो जाएंगे तो प्रॉपर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे, ये है। और कुछ आपको पता है लेटर ही इसमें गायब हो गए, ये बात सेकंड वाला पॉइंट है। ये लैक ऑफ क्लियरिटी की क्लियरिटी के लिए कि बहुत सारी जो वर्ड्स है वो नहीं मिल पाने से एक एग्जैक्ट अपने इंस्क्रिप्शन से आइडिया नहीं लगा पाते हैं कि वहां पे क्या कुछ कहा गया हो। और सबसे बड़ी कमी ये है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ना ये अनडिसाइफर है, यानी कि बहुत सारी जो आपको चाहे तो आप हड़प्पन की बात करो, चाहे बाद की कुछ एक जो बाद की जो टाइम पीरियड था उनकी बात करो, तो उनमें आपको पता है कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो लिपि है उसको अपने डिसाइफर ही नहीं कर पाए। अगर डिसाइफर नहीं कर पाएंगे तो एक्चुअल में उन्होंने लिखा क्या वो अपने को आइडिया नहीं लगेगा। सिर्फ बस एक थोड़ा सा उनके सिंबल से, थोड़ा सा उनके जो सील्स वगैरह है, थोड़ी सी उनकी जो मिली हुई चीजें हैं उनसे अपने आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। और सबसे बड़ी बात है जो इंस्क्रिप्शन है ना वो कहीं ना कहीं नॉन रिलेवेंट है। सर नॉन रिलेवेंट का मतलब क्या होता है? क्योंकि जो भी इंस्क्रिप्शन लिखे गए ना वो कहीं ना कहीं राजा जो रूलर है उसकी प्रेज के लिए लिखे गए। जनता कैसे रह रही है वहां पे, जनता क्या काम कर रही है, उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। और ऐसा ही एक प्रेज के लिए लिखा हुआ इंस्क्रिप्शन मैं बता देता हूं, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है जो कि हरि सेना ने लिखा था, जो किसके कोर्ट पोइट थे? समुद्रगुप्त के। तो ये बात आपको याद रखनी, ये एक्स्ट्रा बात मैंने बता दी। आगे बात करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सिस्टम कैसा था 600 BC से लेके 600 CE का जो टाइम पीरियड था उसके टाइम पीरियड में ये यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सिस्टम कैसा था। तो भाई इस टाइम पीरियड में प्लाऊ का यूज करने लग गए थे, खास तौर से जो एलुवियल रिवर का एरिया है, जहां पे प्लेन्स का एरिया है वहां पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होने लगी थी, चाहे वो गंगा वैली का एरिया हो, चाहे वो कावेरी वैली का एरिया हो। यहाँ पे जो प्लाऊ बन गया था वो आयरन टिप हुआ प्लाऊ बन गया था, यानी कि जिसके आगे लोहे की छड़ टाइप लगी हो, जिससे क्या हो खेती करना आसान हो गया था। ठीक है, साथ ही साथ में इस टाइम पीरियड में ट्रांसप्लांटेशन होने लगे था। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें आप एक जगह एक बार मान लो राइस वगैरह उगा दो और उसको बाद में दूसरी जगह पे आप ट्रांसफर कर दो। और ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स होने लगे था। ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स का मतलब जानते हो क्या? जब लोगों को लगता है कि भाई ये एरिया पर्टिकुलर अपना फर्टाइल है, अच्छा यहाँ पे पानी वानी लगता है, तो सीधे ही बीज को हाथ से ऐसे फेंक देते हैं अलग अलग एरियाज में, तो इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ये होने लग गया था। और साथ ही साथ में यहां पर जो सेमी एरिड रीजन है, यानी कि एकदम प्रॉपर पानी वाला नहीं है लेकिन ठीक ठाक पानी वाला, चाहे पंजाब का एरिया चाहे राजस्थान के कुछ एक ट्रैक्ट्स हो, वहां पे खेती होने लग गई थी। और एक और बात याद रखनी है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में यहां पे पानी के कुछ एक और सिस्टम आ गए थे, मतलब इरिगेशन के कुछ एक और सिस्टम आ गए थे। उनमें से वेल्स याद रखना है, टैंक्स याद रखना है और कनाल्स वगैरह बनानी शुरू हो गई थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है यहाँ पे कि किस तरह के एग्रीकल्चर वगैरह होते थे। और एक पॉइंट और याद रखना कि यहाँ पे लैंड ग्रांट्स का काम भी करते थे, कि रूलिंग क्लास है वो लैंड ग्रांट्स करती थी, क्योंकि उनके करने से, लैंड ग्रांट करने से क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से जहाँ पे जमीन को बांटा गया वहाँ पे अच्छे से क्या होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको आंखों से निकाल लेने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है डिस्कस ब्रीफली द महाभारत एज अ सोर्स ऑफ सोशल हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 600 BC टू 600 CE के टाइम में महाभारत एक सोशल हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट मतलब सोर्स है, उसके बारे में बताओ। तो आपको पता है महाभारत एक बहुत बड़ा एपिक है जिसके अंदर किसके बारे में बताया? पांडवास और कोराज, जो कौरवाज है, दो कजन्स ब्रदर है, उनके बीच में होने वाली जो फाइट है उसको बताया गया। और इससे अपने को यह पता चलता है कि उसके टाइम की जो सोसाइटी थी ना वो पेट्रियार्किकल सोसाइटी थी, क्योंकि वहां पे जो लड़ाई होती है थ्रोन के लिए पांडवास और कौरवाज के बीच में, वो किसको लेके होती है? थ्रोन के लिए होती है। और वहां पे कहीं भी वोमेन का नाम नहीं आता। मतलब ये लड़ाई होती है कि भाई हमारा बाप बनना
बनना चाहिए था और हमारा बाप नहीं बना तो उसके बाद हमारा राइट होना चाहिए। इस तरह के बीच में कौन जो पांडवास थे और कौरवास थे वो लड़ाई थी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पैट्रियार्किकल सोसाइटी को ये बताता है। एक ये भी बताता है कि उस टाइम में वर्ण और धर्मा सिस्टम कैसा था, कि वहाँ का वर्ण और धर्मा सिस्टम बड़ा चलता था, कि उसके अंदर आपको पता है जो एजुकेशन है, मतलब जो नॉलेज वगैरह दी जाती है वो सिर्फ और सिर्फ जो अपर कास्ट है उनको ही दी जाती थी। यानी कि राजपूत या क्षत्रिय ब्राह्मण होते थे उन्हीं को एजुकेशन मिलती थी, जो लोअर कास्ट है उनको एजुकेशन नहीं मिलती थी। इसका एग्जांपल है एकलव्य, जिनको निषादा कहते हैं, और इनको द्रोणा ने एजुकेशन नहीं दी थी क्योंकि कहा था कि तुम छोटी कास्ट के हो। तो ऐसा भी सिस्टम वहाँ पे चलता है। और ये भी था कि वहाँ पे कुछ एक अपने को ऐसे भी एविडेंस मिले हैं जिन्होंने जाति से बाहर भी शादी करी। जैसे भीमा की जो शादी हुई थी, जो भीम थे उनकी शादी किससे हुई थी? हिंदिब्बा से शादी हुई थी। किससे? हिंदिब्बा से जो शादी हुई थी उसका एक एग्जांपल है कि कास्ट से बाहर भी हुई थी। और इवन आप ये भी लिख सकते हो कि महाभारत अपने को पॉलीएंड्री का भी एग्जांपल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बात अपने को जानने को मिलती है कि जो द्रौपदी थे उनके एक से ज्यादा पति कहे जाते हैं ना, तो ये भी अपने को देखने को मिलता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। महाभारत एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी हिस्ट्री को जानने का। उस टाइम में ब्राह्मणिकल जो सोर्स है, ब्राह्मणिकल आइडियाज है वो काफी चलते थे, कास्ट सिस्टम था वहां पे, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द स्तूपा एट सांची इज अमंग द बेस्ट प्रिजर्व मॉन्यूमेंट ऑफ द अर्लीस्ट टाइम, एक्सप्लेन द डिटेल। कि आपको अच्छे से बताना है कि जो सांची का स्तूप है इसको अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया। भाई अमरावती का जो स्तूप था उसको तो थोड़ा सा पहले डिस्कवर करा गया था, तो इसको तो बचा के नहीं रखा गया। जो वहां का राजा था उसने कोई ध्यान नहीं दिया कि इसको बचाना कैसे है, लेकिन जब सांची के स्तूप को डिस्कवर करा गया तो उसको अच्छे से प्रिजर्व करा गया। तो अपने पढ़ेंगे पहले इस क्वेश्चन में कि सांची के स्तूप पे अपने को क्या क्या जानकारी मिलती है, फिर बात करेंगे इसको प्रिजर्व करने के लिए किसने और क्या प्रयास किया, तो वो जानेंगे। कि बाय द 2nd सेंचुरी BC के अंदर आपको पता है नंबर ऑफ स्तूप बनाए गए, उनमें से एक सांची का स्तूप भी था। तो यहाँ पे अपने को कहते हैं, इनके जब स्कल्पचर की स्टडी करते हैं सांची के, तो अपने को कई सारे सीन मिलते हैं जिनमें अपने को वेसांतरा जताका की स्टोरी लिखी हुई अपने को मिलती है। उस स्टोरी में अपने को यह भी पता चलता है कि वहाँ पर इसकी जब स्टडी करते हैं इनके सीन की, तो अपने को वहाँ पे खाली सीट देखी हुई मिल रही है, और वो सीट किसको रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे बुद्धा क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पे जो स्तूपा बनाए गए हैं, स्तूपा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, महापरिवार निर्माणा के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक अनदर सिंबल दिखाया गया व्हील का, ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट सर्मन जो दिया था यहाँ पे किसमें, सारनाथ के अंदर बुद्धा को, उसको रिप्रेजेंट करता है ये। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्री दिखाया गया, और ट्री किसको सिंबलाइज करता है, भी बुद्धा की लाइफ को सिंबलाइज करता है, क्योंकि यहीं पे तो बुद्धा को क्या मिला था, एनलाइटमेंट हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे एक औरत को दिखाया गया जिनके कहने से कि जिनको शाल भंजिका नाम बताया गया, शाला भंजिका नाम कहा गया, और शाला भंजिका कहते हैं कि जिस भी पेड़ को टच करेगी ना, अगर किसी भी पेड़ को, तो उसके फूल लग जाएंगे या फ्रूट लग जाएंगे, ऐसे वो दिखाया गया। और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या बताया गया कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को सिंबल के तौर पे यूज करा गया है, ह्यूमन एट्रीब्यूट के तौर पे यूज करा गया। जैसे एलिफेंट को यहाँ पे दिखाया गया है, वो दिखाया गया स्ट्रेंथ को शो करने के लिए, विजडम को शो करने के लिए। इसके अलावा मंकी, बैटल सीन, इनको भी यहाँ पे दिखाया गया है। और साथ ही साथ में यहाँ पे एक गजा लक्ष्मी, जिनको कुछ लोग ये कहते हैं कि ये भगवान बुद्धा की माता को दिखाया गया, कुछ कहते हैं गजा लक्ष्मी है जो कि गुड फॉर्चून की देवी है, और उनके चारों ओर हाथी दिखाए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक सरपेंट भी मिलता है एक पिलर के ऊपर। और तो इसके बेसिस पे कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है ना, ये कहीं ना कहीं सांपो से बिलोंग सभ्यता थी। और अब बात कर लेते हैं इस सांची के स्तूप पे ये चीजें मिली, ये तो अपनों लिख दिया, ये तो एक अलग से क्वेश्चन हो गया। अगर आ जाए कि सांची के स्तूप में क्या क्या अपने को जानकारी मिलती है, तो ये आप लिख सकते हो ना। अब सांची के स्तूप को प्रिजर्व कैसे करा गया, तो सांची के स्तूप को 19th सेंचुरी में जो भोपाल के रूलर है उन्होंने प्रिजर्व करा, जिनमें नाम आता है शाहजहां बेगम का, और उसके बाद उनके सक्सेसर का नाम आता है सुल्तान जहां बेगम। इन दोनों ने ही इस इंपॉर्टेंट साइट को प्रिजर्व करने के लिए पैसे दिए, फंड दिए, और साथ ही साथ में इसके बारे में लिखने के लिए जॉन मार्शल को कहा कि तुम भाई इनके बारे में लिख सकते हो। और इन्होंने इतना बचाया कि जो फ्रेंच और इंग्लिश के बंदे जो इनको लेके जाना चाहते थे इनके ईस्टर्न गेटवे को, इन्होंने मना कर दिया कि आप लेके जाना चाहते हो तो इनकी प्लास्टर कॉपी लेके जा सकते हो। तो इस तरह से इन्होंने प्रिजर्व करके रखा, इसीलिए आज हमें एक इंपॉर्टेंट सांची का स्तूप देखने को मिलता है। जबकि अमरावती के साथ ऐसा नहीं हुआ था। उसका जो फेट था, उसका जो लक था वो डिफरेंट था, क्योंकि उस टाइम में लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, वहां के रूलर ने ध्यान नहीं दिया, उसको तहस नहस कर दिया गया। अब बात करते हैं अपने डिस्क्राइब द मेन टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की मेन टीचिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता है बुद्धिज्म की मेन टीचिंग सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, कि ये जो दुनिया है ना, ये ट्रांजिएंट दुनिया है, यानी कि एनिका, ये वर्ल्ड है, उसमें कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आज दुख है तो कल आपको खुशी मिल सकती है, आज खुशी है तो कल आपको दुख मिल सकता है, कुछ भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं है। उन्होंने कहा है कि जो ये दुख है ना, ये ह्यूमन की जो ह्यूमन लाइफ है ना, उसकी इंट्रिंसिक पार्ट है, यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक इंसान रहेगा तब तक दुख आएगा। अगर उसको चाहते हो कि ये दुख है, ये खुशी इन सबसे ऊपर उठ जाए,
तो एक ही चीज़ है, आप क्या करो, आप करो अपने आप के लिए मेडिटेशन करो। अगर आप मेडिटेशन कर लिया, इनके बीच का पाथ को अडॉप्ट कर लिया, तो आपको ना तो खुशी मिलेगी ना दुख मिलेगा, इस संसार से आप परे चले जाओगे। और इसमें जो बुद्धा का कॉन्सेप्ट है उसमें यह कहा गया कि ये जो दुनिया बनाई गई है ना, ये कोई डिवाइन ओरिजिन के द्वारा नहीं बनाएगी, ये तो इंसान ने खुद ने ही दुनिया को बनाया है, ठीक है। और लास्ट की बात में एक भगवान बुद्धा ने यह भी कहा कि बी लेम्प्स अनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन। अब इसमें कुछ एक नोट डाल के मैंने और लिखी है कि भगवान बुद्धा की जो 3 पिटाकास है, मतलब बुद्धिज्म की जो ज्ञान की 3 पिटाकास है, वो कौन कौन सी है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। उनको विनय पिटाका कहते हैं, सूत पिटाका कहते हैं, अभिधम पिटाका कहते हैं। और 3 बास्केट्स ऑफ बुद्धिज्म भी नहीं कहते हैं। विनय पिटाका क्या है, जिनमें डिसिप्लिन्स बताए गए हैं, रूल्स वगैरह बताए गए मोनेस्टिक के। और सूत पिटाका क्या है, सूत पिटाका के अंदर आपको पता है ये बताया गया है कि जिसमें थाउजेंड्स ऑफ डिस्कोर्स बताए गए हैं, लेसन्स बताए गए हैं, क्वोटेशन दिए गए भगवान बुद्धा के बारे में। साथ ही साथ में इसके अंदर आपको क्या बताया गया, सूत पिटाका है वो सब डिवाइडेड की गई है 5 पार्ट्स में, और जिनको निकायास कहते हैं। और अभिधम पिटाका उसमें फिलोसफी बताई गई है बुद्धिज्म के लिए। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि विनय पिटाका में क्या बताया गया है, रूल्स रेगुलेशन किसमें बताया गया है, सूत पिटाका क्या बताती है, जिनमें लेसन्स वगैरह बताए गए, क्वोटेशन वगैरह दी गई है, ठीक है। और जो फिलोसफी है बुद्धिज्म की वो अभिधम पिटाका बताती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैंने इस क्वेश्चन में कवर कर दिया, तो आपको आंखों से जरूर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, मैं देखो लाइन टू लाइन नहीं बता रहा, मैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट बातों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि लाइन टू लाइन आप खुद पढ़ सकते हो आपके सामने। मैं चाह रहा हूं इस वीडियो की ज्यादा लेंथ ना हो। डिस्क्राइब द मेजर बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस दैट कैरेक्टराइज सूफीज्म। अब सूफीज्म के बिलीफ और प्रैक्टिसेस को अपने को बताना है। तो सूफीज्म थे वो रिलीजियस ग्रुप थे जिन्होंने कहीं ना कहीं भक्ति का एक नया पाथ एडॉप्ट करा, जिसको अपने एस्केटिसिज्म और मिस्टिसिज्म कहते हैं। एस्केटिसिज्म का मतलब होता है कि भाई जो सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति डेवोट होते हैं, और मिस्टिसिज्म का मतलब जो ये कह देते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ना, इससे अपने को ऊपर उठ के भगवान को प्राप्त करना है भगवान के लिए। तो इन्होंने कहा कि अगर आपको डेवोशन चाहिए, अगर आपको मुक्ति चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ कहते हैं साल्वेशन के लिए आप क्या करो, भगवान के प्रति डेवोट हो जाओ। इन्होंने ये कहा कि आपको अगर मुक्ति चाहिए, आपको अगर भगवान का रास्ता अपनाना है ना, तो आप सेलिबेसी अपनाओ, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन करो। इन्होंने कहा कि भगवान की नज़र में हर कोई एक जैसा है और भगवान सबसे बड़ा ऑलमाइटी है। इन्होंने कहा कि यूनिवर्स को जिसने बनाया है उसकी नज़र में सब आप एक जैसे हो। इन्होंने कुरान का मतलब भी अपने ही लहजे से निकाला, अपने अंदाज में इन्होंने कुरान को इंटरप्रेट करा। इन्होंने कहा कि ये जो हमें जियारत के लिए जाना चाहिए, मतलब प्रेयर के लिए जाना चाहिए, और कहा कि जब आप जो समा है उसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। अब ये समा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, समा का मतलब होता है कि भाई आप जब भगवान की पूजा करो ना, तो डिफरेंट टाइप्स के जो म्यूजिक होते हैं उनको गाना, उनको सुनना, इनको समा कहते हैं। तो इन्होंने बताया, और इन्होंने कहा कि परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है ना, वो एग्जाम्पल हमारे प्रोफेट मोहम्मद साहब है। इन्होंने ये कहा, तो ये बातें आपको याद रखनी है। यानी कि सूफीज्म कहीं ना कहीं वो थे जिन्होंने पक्का भक्ति का मार्ग किसको बताया, एस्केटिज्म को बताया, मिस्टिसिज्म को बताया, जिन्होंने कहा कि आप सेलिबेसी को अडॉप्ट करो, जिन्होंने कहा कि अगर आपको साल्वेशन चाहिए तो आप गॉड के प्रति एकदम डिवोट फॉर्म में हो जाओ, तभी आपको कहते भगवान की प्राप्ति होगी। इन्होंने कहा कुरान का नया मतलब निकाला। इन्होंने कहा जियारत के लिए, प्रेयर के लिए आपको जाना चाहिए और आपको समा का पालन करना चाहिए। इस तरह से इन्होंने अपनी बातों को रखा। और इन्होंने ये भी कहा कि हर भगवान एक ही है और भगवान की नज़र में सारे इंसान एक जैसे हैं। चलो आगे बात करते हैं। व्हाट वर द मेजर टीचिंग और फिलोसफी ऑफ बाबा गुरु नानक। यहाँ पे बाबा गुरु नानक की मैं बता रहा हूँ, कबीर दास जी की भी अपनों को पढ़नी है, दोनों की टीचिंग इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो बाबा गुरु नानक थे, आपको पता है वो सिखिज्म के फाउंडर कहलाते हैं। इनकी जितने भी जो बातें हैं उनको आदिनाथ ग्रंथ साहिब में कंपाइल करा है। बहुत सारी बातें तो इनके बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं मिला है। इनकी लगभग जो बातें बताई गई वो इमेजिनेशन के द्वारा भी बताई गई कुछ एक बातें, लेकिन जो इनकी इंपॉर्टेंट बातें, जो इनकी टीचिंग्स है वो क्या है कि भगवान सिर्फ एक ही है। इन्होंने कहा कि भगवान को आपको पूजने के लिए कोई किसी भी रिचुअल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। और खास तौर से इन्होंने और कबीरदास जी दोनों ही निर्गुण भक्ति को इन्होंने कहा कि कोई भी भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान का कोई आकार नहीं होता, भगवान का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता। और इन्होंने कास्ट सिस्टम को टोटली अपोज करा। तभी तो इन्होंने एक अलग से अपना कौम बनाया था ना, जिसको बाद में सिखिज्म दे दिया। तो ये इन्होंने करा था। और इन्होंने कहा कि हर जो धर्म होता है ना, हर जेंडर होता है, वो एक जैसा होना चाहिए, कभी किसी में एक भेदभाव नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही। अकॉर्डिंग टू हिम गुरु इज द वॉइस ऑफ गॉड। उन्होंने कहा कि जो गुरु है ना आपका, वही तो भगवान के वॉइस है और वही आपको साल्वेशन यानी कि मुक्ति दिलाएगा। और गुरु नानक की टीचिंग में 3 वे होते हैं जो मेन इन्होंने बताया कि आपको इन चीज़ों का फॉलो करना है, जिनको एक को वंद छको बोलते हैं, जिसका मतलब है आप दूसरे को हेल्प करो,
ठीक है, ताकि मिलके आप खाना पीना खाओ, सब कुछ शेयर करो। आप किरत करो का मतलब है कि आप ऑनेस्टली काम करो, किसी का चीट या फ्रॉड ना करो। और नाम जपो का मतलब इन्होंने कहा कि आपको भगवान का नाम जपना है, जिससे आपको अपने आप ही वो हेल्प करेंगे। तो ये इन्होंने बताया। तो ये है गुरु नानक देव जी की टीचिंग, जिनमें इन्होंने मेनली यही एम्फेसाइज करा। ये बातें आपको जरूर लिखनी है कि कास्ट सिस्टम को इन्होंने क्या कहा कि ये चीज गलत है। इन्होंने ये कहा कि भगवान क्या है, एक ही है। इन्होंने किस पे एम्फेसिस करा, निर्गुण भक्ति पे। इन्होंने कहा कि भगवान का कोई भी, भगवान क्या है अपने आप में, फॉर्मलेस है, स्टेटलेस है, स्ट्रक्चरलेस है। इन्होंने ये कहा। और इन्होंने ये कहा कि जो पूजा जो करेंगे ना, उसमें कोई भी कास्ट जेंडर कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेटी होती है। तो डिस्क्रिमिनेटी को और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में इन्होंने काम करा था। और सिखिज्म के मेन फाउंडर भी यही कहलाते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, एक्सप्लेन द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर अंपायर। अब विजयनगर अंपायर के रॉयल सेंटर की इसकी कुछ एक फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि विजयनगर अंपायर कैसा था। तो रॉयल सेंटर जो था वो इसके साउथ वेस्टर्न पार्ट में सेटल किया हुआ था। लगभग इसके अंदर 60 टेंपल थे। वैसे तो क्लियरली पैट्रोनस का, मतलब ये क्लियरली पैट्रोनस है टेंपल का। कहा जाता है कि यहाँ पे रूलर्स वगैरह की जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है वो भी यहाँ पे देखने को मिलती है। लगभग यहाँ पे 30 आपको पैलेसेस देखने को मिलेंगे राजा के, और 60 आपको इसके पार्ट में मंदिर देखने को मिलेंगे। कितनी अच्छी बात है यहाँ पे। और देयर आर रिलेटिवली लार्ज स्ट्रक्चर, दे डू नॉट सीम टू हैव बीन एसोसिएटेड विद रिचुअल फंक्शन। और जो यहाँ पे पैलेसेस वगैरह देखने को मिली है, लार्ज स्ट्रक्चर जो देखने को मिले हैं, जो जिनको अपने पैलेसेस कहते हैं, वहां पे कोई भी रिचुअल फंक्शन नहीं परफॉर्म करे जाते थे। और साथ ही साथ में यहाँ पे कहा जाता है कि जो राजा का पैलेस था वो थोड़ा सा क्या था, लार्ज था। जो राजा का था वो पैलेस था यहाँ पे। और यहाँ पे क्या बातें बताई गई है कि यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग है इस पर्टिकुलर एरिया में, वो है लोटस महल, जिसको बाद में आपको पता है अंग्रेजों ने लोटस महल कह दिया, क्योंकि इसकी जो संरचना है वो कहीं ना कहीं कुछ लोटस जैसी दिखती है। तो ठीक है, तो इसका नाम दे दिया गया। और एक यहाँ का जो फेमस जो मंदिर है उसको बोलते हैं हजाराराम टेम्पल। हजाराराम टेम्पल यहाँ पे क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें ना रामायण की चित्र बताए गए हैं। तो बार बार राम ही राम आ रहा है ना, तो ऐसे याद रखो कि रामायण की इसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसके ऊपर अच्छे से। और कहा जाता है कि ये जो हजाराराम टेम्पल है, यहाँ पे हो सकता है कि कभी ना कभी किंग और उसकी फैमिली रहती होगी। तो ये आपको रॉयल सेंटर के बारे में बताना है कि लगभग यहाँ पे मेन 60 टेंपल वाले एरियाज आपको देखने को मिलते हैं, जो एक रिचुअल्स वाला पार्ट है। यहाँ पे 30 आपको पैलेसेस देखने को मिलते हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स है, जहाँ पे रिचुअल्स के पार्ट तो आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता होगा, या राजा की फैमिली वगैरह रहती होगी। यहाँ का इंपॉर्टेंट और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट है वो लोटस टेंपल को कहा गया। इसके अलावा यहाँ पे जो हजाराराम टेंपल है वो पाया गया। ठीक है, ये बातें आपको लिखनी है। अब बात करते हैं, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ एपोजी एंड फॉल ऑफ द विजयनगर अंपायर। अब विजयनगर अंपायर जो डिक्लाइन हुआ, इसके कुछ एक रीजन बताओ। तो सबसे पहले तो अपने जानते हैं विजयनगर अंपायर कैसे फाउंड हुआ, किस किसने रूल करा। तो यहाँ का सबसे बढ़िया जो रूलर था वो कृष्ण देव राय थे, आपको पता ही है, तो वो अपने को पढ़ना ही पढ़ना है। द फर्स्ट डायनेस्टी जो यहाँ की शुरुआत होती है डायनेस्टी, वो होती है संगमा डायनेस्टी से, जो कि लगभग 1485 से रूल करते हैं, 1485 तक रूल करते हैं। उसके बाद में आते हैं सुलवा या सलवा डायनेस्टी, और उसके बाद में तुलवा डायनेस्टी आती है, और इसी तुलवा डायनेस्टी के होते हैं कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव रॉय ने इस पर्टिकुलर एरिया को क्या करा, भी कंसोलिडेट करा, इस पर्टिकुलर एरिया को एक करा। इनके टाइम पीरियड में विजयनगर अंपायर काफी प्रोस्पेर होता है, काफी फ्लोरिश करता है। और इसके टाइम पीरियड में इन्होंने जो पर्टिकुलर एरिया तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर है, इनके आसपास का एरिया जिसको रायचूर बोलते हैं, सबसे पहले इसको जीता 1512 के अंदर। उसके बाद ओडिशा का जो एरिया है इसको सबड्यू करा, मतलब इसको हराया 1514 के अंदर। और उसके बाद सुल्तान ऑफ बीजापुर इनको हराया। तो यानी कि इनके टाइम पीरियड में आर्मी हमेशा तैयार रहती थी कि कभी हमें हराना पड़ जाए किसी को। तो यानी कि इन्होंने बहुत सारे एरिया को जीत कर कंसोलिडेट करा। और इनके टाइम पीरियड में इन्होंने वाटर की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी करी, कनाल्स वगैरह भी इन्होंने बनाए, यानी कि आउटस्टैंडिंग लेवल के थे यार ये बंदे। और इन्होंने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे टेंपल्स वगैरह भी बनाए थे। लेकिन जैसे ही 1529 के अंदर ये पास अवे हो जाती है, यानी कि इनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में इनके सक्सेसर है ना वो इतने अच्छे नहीं होते। उसके बाद में कहा जाता है कि बैटल ऑफ तालीकोटा है, तालीकोटा बोलो या तालीकोटा, जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, वैसे बैटल ऑफ तालीकोटा इसे बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कृष्णदेव रॉय के बाद में जो आते हैं वो आते हैं अच्युत रॉय। ठीक है, ये अच्युत रॉय जो आते हैं ये रूल करते हैं। और उनके बाद में जो आते हैं उनका नाम है सदाशिव राय। तो ये सदाशिव राय, अच्युत राय, ये नाम ना याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप खाली इतना याद रखो कि बैटल ऑफ तालीकोट होता है कब, वो आपको याद रखना है 1565 के अंदर होता है। और यहाँ के जो बाद के रूलर होते हैं ना, जैसे ये सदाशिव राय वगैरह, ये रूलर क्या होते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, जिनका नाम है रामा राय, इनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं बहुत ज्यादा। और ये रामा राय था ना, ये ऐसा इंसान था यार, एक रूलर को दूसरे से ना भड़काने का प्रयास करता था। तो एक बार उनको आ गया गुस्सा कि यार ये तो हमें भड़काने का प्रयास कर रहा है ना। तो उन तीनों ने मिलकर, जो यहाँ के आसपास के रूलर थे, जैसे अहमदनगर हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकोंडा हो गया, उन्होंने तीनों ने मिलकर ज्वाइंटली 1565 के अंदर अटैक कर देते हैं विजयनगर अंपायर के अंदर।
और अटैक करने के बाद इसको क्या कर देते हैं, रियून कर देते हैं। तो 1336 में इसको हरियर और बुक्का फाउंड करते हैं। 1565 में ये एकदम से क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। तो ये है विजयनगर अंपायर के बारे में, कुछ हद तक मैंने डिटेल में आपको बता दिया, जो क्वेश्चन में नहीं भी लिखा वो भी बता दिया, तो ध्यान दे लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, एनालाइज द मेन फीचर ऑफ अमर नायका सिस्टम, क्या है इसके बारे में आप मेन फीचर बताओ। तो भाई अमर नायका सिस्टम है ना, सेम जो दिल्ली सल्तनत के अंदर इक्ता सिस्टम था सेम वैसा ही है। अमर नायका सिस्टम में क्या है, यानी कि दिल्ली जो इक्ता सिस्टम था दिल्ली सल्तनत में, वो क्या था, इक्ता सिस्टम में ऐसा होता था कि सुल्तान क्या करता था, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक बंदे को अपॉइंट कर देता था और कहता था कि तुझे ही यहाँ के मतलब जो गांव वगैरह है उसकी तुझे देखभाल करनी है, तुझे तेरी आर्मी को तुझे मेंटेन करना है, यहाँ की प्रोटेक्शन वगैरह तुझे करनी है, तू बस कभी कभार एनुअली आके मेरे को मतलब आएगा, रिप्रेजेंट करेगा, मेरे सामने आएगा, जो भी तेरे पास पैसे वगैरह गिफ्ट वगैरह है वो मेरे को दे देगा, बस संभालना तुझे इस एरिया को। सेम ऐसे ही अमर नायका सिस्टम विजयनगरा का था, जहां पे ऑफिशियल्स या कमांडर जो मिलिट्री थे वो डिफरेंट एरियाज में अपॉइंट करे जाते थे, वो पर्टिकुलर एरिया की देखभाल वहां वो करेंगे, आर्मी का खर्चा वगैरह वो निकालेंगे, सब कुछ निकालेंगे, वहां से टैक्स वगैरह वो लेंगे और एनुअली राजा के पास आएंगे, मीट करेंगे उनसे, उनके लिए गिफ्ट वगैरह लेके आएंगे और ये काम करेंगे। यहाँ पे जो अमर नायका सिस्टम है, इनमें राजा उनको एक एरिया से दूसरे एरिया में लगा देते थे, अपॉइंट करते थे, तो ये बात आपको याद रखनी है। एग्जामिन द फीचर ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर अंपायर के फोर्टिफिकेशन के आपको फीचर्स याद रखने हैं। आपको पता है इसकी 7 लेयर दीवार बनाई गई थी, फोर्टिफिकेशन आपको करा गया था, तो मैं वो बातें बोल देता हूँ, बाकी इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो व्हाट्सएप पे मेरे से कॉन्टैक्ट करना, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो इनमें क्या है कि आपको पता है फर्स्ट लेवल पे यहाँ की जो राजा की किंग की एरिया है उसको सराउंड करा गया था। सेकंड लेवल पे यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है उसको मतलब सराउंड करा गया था, मतलब उसके चारों ओर वॉल करी गई थी। और थर्ड लेवल पे इनकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है उसको कवर करा गया था। और फोर्थ लेवल पे जो जनरल पब्लिक सेक्टर है उसको, और फिफ्थ लेवल पे जो फार्म्स वगैरह है, और छठे पे जो क्रॉप्स है उनको करा गया था। और सातवें लेवल पे जो उनकी जो बड़ी बड़ी पहाड़ी हैं उनको भी कवर करके दीवार बनाया गया था। ये जो दीवार करने से यानी कि फोर्टिफिकेशन करने से क्या बेनिफिट मिलता है, डायरेक्टली कोई भी अटैक नहीं कर सकता, और अटैक कर भी ले, मान लो कोई बाहर घेराबंदी करके बैठ जाए काफी टाइम तक, तो अंदर अच्छे से फार्म वगैरह को वोल्ड करा हुआ है, तो अंदर काफी टाइम तक वो अपना गुजारा कर सकते हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं है। इस तरह से इससे बेनिफिट मिलता है वॉल से ना। तो ये आपको फोर्टिफिकेशन के डिफरेंट लेवल है, उनको याद रखना है। और ये भी बात ध्यान रखनी है, ये जो वॉल वगैरह करी गई ना, इसमें इस तरह के पत्थर स्टोन को यूज करा गया जिनमें कोई भी मोर्टार जिप्सम कुछ भी नहीं लगाया गया, सीधे ही पत्थर ही आपस में चिपकाए गए और वो हजारों सालों से खड़े हैं। ठीक है, तो इस तरह के यहाँ के सिस्टम था, ये आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं, डिस्कस द वेज इन विच पंचायत एंड विलेज हेडमैन रेगुलेटेड रूरल सोसाइटी। या इसका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ पंचायत का रोल बताओ जो मुगल रूरल इंडियन सोसाइटी के अंदर 16 से लेकर 17 सेंचुरी तक का था। तो आपको बताना सबसे पहले मीनिंग ऑफ पंचायत क्या था, कि पंचायत कौन सी होती है, हर एक गांव के अंदर लगभग है ना पंचायत होती है, और जिनमें जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना वो आके बैठते थे, और लगभग हर एक गांव में हर एक जो कास्ट है ना उनकी अलग से पंचायत होती थी। वो जो पंचायत है वो क्या करते थे, उसके अंदर एक बंदा जिसको मुकद्दम बोलते थे या मंडल भी बोलते थे उसको अपॉइंट करते थे। और अपॉइंट कौन करते थे, ये बुढ़े जो बुजुर्ग लोग हैं वही सहमति से अपॉइंट करते थे। और इनका जो काम होता था, इनका क्या काम होता था, जो कास्ट वाली पंचायत वगैरह बनी है इनका ये काम होता था कि कोई भी कास्ट का इश्यू आता है, यानी कि कोई मैरिज वगैरह का आता है, कोई और आता है, तो उनको देख रेख करते थे। अगर कोई ऐसा बंदा आता है जो कास्ट से बाहर मैरिज करता है तो उसको पनिशमेंट देने का ये काम करते थे। और टैक्स वगैरह कितना देना है, अगर मान लो पीजेंट्स लेके कोई सारे पीजेंट्स मिलके कोई बात लेके आते कि साहब भाई हमारे यहाँ पे टैक्स ज़्यादा लगाया जा रहा है, तो फिर ये बात पंचायत में रखी जाती और वो हैंडल करते कि भी आपको जो आपके ऊपर लगने वाला टैक्स है उसको किस हद तक कम किया जा सकता है। तो सारे जो इश्यूज़ है ना, कोई भी जो सिविल मामले हैं, मान लो आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, घर के इश्यूज चल रहे हैं, ये सारे यहाँ की जो विलेज पंचायत है वही हैंडल करा करती थी। तो इनका अहम रोल होता था। तो ये सारी बातें मैंने लिख दी, आप यहाँ से पढ़ सकते हो ना। आगे बात कर लेते हैं, इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, देख लो, आप आराम से पढ़ लेना, मैंने मोटी मोटी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी है। आगे बात करते हैं, एनालाइज द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ आईने अकबरी एज अ सोर्स ऑफ अकबर्स रेन की। आईने अकबरी आपको पता है एक इंपॉर्टेंट बुक है जो अकबर के टाइम पीरियड में अबुल फजल ने लिखी थी। अबुल फजल की लिखी हुई अकबर नामा है, उसका एक तरह से थर्ड जो वॉल्यूम है उसी का पार्ट है आईने अकबरी। और आईने अकबरी को 5 पार्ट में बांटते भी है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आईने अकबरी है उसमें काफ़ी कुछ डिटेल में जानकारी दी हुई है अकबर के रूल के बारे में, लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो होगी। कमी क्यों होगी, क्योंकि भाई वो अपॉइंट किसके द्वारा किया गया, अकबर के द्वारा, तो वो बेसिकली लिखता किसके बारे में, तो अकबर के बारे में ही लिखता था। तो अकबर की तारीफ तो अच्छे से की गई है, लेकिन उसके नेगेटिव जो पार्ट है, उनकी कमी है, उनको नहीं बताया गया। कहीं ना कहीं ये उनकी कमी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आईने अकबरी जो लिखा गया ना, तो उसमें कुछ एक कमियां अपने अभी इसमें पढ़ेंगे कि जैसे मान लो उनके जो प्रॉपर सारे एरियो का एक जैसे उन्होंने डेटा नहीं प्रस्तुत करा, और कुछ एक एरियो में उन्होंने कास्ट सिस्टम को नहीं रिप्रेजेंट करा, तो ये कुछ एक कमी है। लेकिन मेन बात आपको ये याद रखनी है कि उन्होंने
अपनी बुक के अंदर क्या क्या लिखा है, जो इनकी बताया कि फर्स्ट बुक है उसकी जिसको मंजिल आबादी कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने रॉयल जो हाउस होल्ड है उनकी मेंटेनेंस के बारे में लिखा है, यानी कि अकबर की जो फैमिली है, अकबर का जो परिवार है, उसका हाउस होल्ड है, उसके बारे में उन्होंने अपनी आइन की फर्स्ट बुक में लिखा है जिसका नाम है मंजिल आबादी। और मुल्क आबादी है जो इसकी थर्ड बुक है, इनके अंदर उन्होंने फिस्कल एनालिसिस के बारे में लिखा है, यानी कि रेवेन्यू सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया है। तो इस तरह से इन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को बताया, इन्होंने अपने जो वहाँ क्या जो रॉयल फैमिली है उनके बारे में बताया, उनके जो परिवार वगैरह कैसे रहते थे उनके बारे में बताया है। ये पूरी डिटेल एनालिसिस दी है इन्होंने, और इन्होंने ये भी बताया है कि कहीं ना कहीं जो अकबर है वो किस तरह से रूल करता था, वो सारी जानकारी ये दे रहे हैं। लेकिन इनकी कमियां कहां आती है? कमियां ये आती है कि इन्होंने डेटा कलेक्शन है ना वो सभी जगह का एक जैसा नहीं है, जितने भी प्रोविंसेस है। कुछ एक प्रोविंसेस की तो इन्होंने डेटा कलेक्ट करे हैं, कुछ एक प्रोविंसेस के डेटा कलेक्ट नहीं करे, यानी कि बहुत सारे ऐसे सूबाज या प्रोविंसेस है जिनके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। और इसके अलावा इन्होंने डेटा एरर भी बताई जाती है कि इनकी यहाँ पे टोटलिंग और क्वांटिटेटिव डेटा है इनको इन्होंने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करा। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि जो ओडिशा और जो बंगाल है, यहाँ का जो जमींदार सिस्टम था, इनका क्या कास्ट कॉम्पोजिशन था, इनके बारे में भी इन्होंने नहीं बताया। तो इनकी बुक में कुछ कमियां, लेकिन फिर भी अपने ये मानते हैं कि अगर मुगल रूलर के बारे में सबसे बड़ी अगर कोई बुक का जो जानकारी देती है तो वो आइने अकबरी ही है, जो उनके रूलिंग सिस्टम के बारे में बताती है, उनके रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बताती है, उनके जो टैक्स सिस्टम है या जो लैंड डिपार्टमेंट किस तरह से बंटा हुआ है उनके बारे में बताती है, और उनकी फैमिली के बारे में जो जानकारी देती है वो आइने अकबरी ही है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Analyze how Santhals settled in the periphery of Rajmahal Hills in the beginning of the 19th century. Why they revolted against British rule? कहते जो संथाल थे ना भाई वो राजमहल हिल्स की पहाड़ियों में क्यों आए? तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल दूंगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे पहले रूल कौन कर रहे थे। पहले यहाँ पे जो रह रहे थे ना वो रह रहे थे पहाड़ीज लोग। अब पहाड़ीज लोग रह रहे थे ना वो जंगलों की कटाई नहीं करने दे रहे थे, और जो यहाँ से ट्रेडर वगैरह जा रहे थे ट्रेड वगैरह करने के लिए, जो अपनी फसल वगैरह लेके जाते उनको वो लूटते थे। तो इनके साथ एग्रीमेंट करने का प्रयास भी करा अंग्रेजों ने, लेकिन ये नहीं माने। तो इनको लगा कि यार जहर को तो जहर ही काट सकते हैं, संथाल को यहाँ पे लोकेट करते हैं, क्योंकि संथाल हार्ड वर्कर है, संथाल खेती करना जानते हैं। तो संथाल को इन्होंने यहाँ पे लगभग 1802 के आसपास 1832 के आसपास यहाँ पे इनको भेज दिया। ठीक है, आप टाइम पीरियड थोड़ा सा चेक कर लेना, ये मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, फॉरेस्ट वगैरह की कटाई करके इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। अब खेती करने शुरू कर दिया तो इनसे क्या हो गया, इस एरिया के अंदर इनका जो काम है, पेस्टोलिज्म का जो काम है, एग्रीकल्चर का काम है, वो अच्छे से होने लग गया। इनकी इकोनॉमिक लाइफ है वो अच्छे से चलने लगी। जब इनकी इनकम लाइफ, इकोनॉमी लाइफ अच्छे से चलने लगी तो क्या करा, ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाना शुरू कर दिया, जिनको लैंड रेवेन्यू बोलते हैं वो ज्यादा इंपोज करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इन्होंने रिवोल्ट करना शुरू करा, जिसके कारण इनको गुस्सा आया कि भाई हमने इस जमीन को सुधारा, हमने यहाँ से जंगल की कटाई करी, हमने पहाड़ीज का सामना करा, पहाड़ीज को यहाँ से भगाया, हमने ये काम करा, और उसके बाद आप हमारे ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा रहे हो। तो इसके बाद इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, और इनके लिए देखो दे भी रखा है 1832 का ये जो एरिया था इसको दामिन एको एरिया बोलते थे, जहां पे संथाल पर्टिकुलर लोकेट करने लगे थे, संथाल पर्टिकुलर रहने लग गए थे, है ना, संथाल जहां पे खेती करते थे। और रेबेल इन्होंने क्यों करा था ये बातें मैंने आपको बता दी थी। और मेनली यहां पे इन्होंने मनी लेंडर्स के अगेंस्ट में ये गए थे, क्योंकि मनी लेंडर्स के थ्रू ही अंग्रेजों के एजेंट मनी लेंडर ही होते थे, जिन्होंने टैक्स रेवेन्यू का सिस्टम बढ़ा दिया था। और जो डिफॉल्टर होते थे उनके अगेंस्ट में जाता और कहते कि तुम्हारी जो जमीन है उसकी बोली लगेगी, तो इसलिए इन्होंने रिवोल्ट कर लिया था। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो मैंने आपको मोटा मोटा बातें बताई है, इस एकदम आपको जानना हो तो आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लेना, या मेरे से आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा, सारी मतलब नोट्स आपको भेज दूंगा। बाकी बातें मोटी मोटी मैंने आपको बता दी, क्योंकि ये राजमहल का हिल का जो एरिया था ना, ये फर्टाइल एरिया था, अच्छा एरिया था। तो यहां पे आने से, यहां पे डिफॉरेस्टेशन करने से इनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो सुधार हो गया था, इसीलिए ये यहां पे आए थे। अंग्रेजों ने इनको सेटल करने का प्रयास करा था शुरुआत में, और वो क्यों करा था, क्योंकि पहाड़ीज को वो हटाना चाहते थे। और इस पर्टिकुलर एरिया को क्या बोलते थे, संथाल परगाना या दामिन एको के नाम से जानते थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब एक क्वेश्चन आता है, र्यूमर्स और प्रोफेसिस ने क्या काम करा था 1857 के रिवोल्ट में। तो आपको पता है 1857 का रिवोल्ट अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस का रिवोल्ट कहा जाता है। इस रिवोल्ट के अंदर हम फेल जरूर होते हैं, लेकिन पहली बार अंग्रेजों को रियलाइज हो गया था कि भाई हाँ यार इंडिया के ऊपर रूल करना है तो हमें कुछ एक पॉलिसी चेंज करनी होगी। तो इसमें आपको पता है एक र्यूमर तो ये थी कि भाई जो अभी रॉयल इनफील्ड नाम से जो गन आ रही है ना, इस गन के अंदर जो कार्टिज है उसके ऊपर किसका लेप लगा होता है, काओ और पिग के फेट का लेप लगा होता है, जिसको मुंह से खोलने से हिंदू और मुस्लिम दोनों का धर्म चला जाएगा। ये वहां पे एक क्या फैल गई थी भी, प्रोफेसी र्यूमर फैल गया था। इस र्यूमर के चलते हुए यहां के जो सिपोज थे इन्होंने रिवोल्ट करा था। एक यहां पे एक और र्यूमर ये भी थी, कहा जाता था कि ये हमें मिशनरी धर्म में, सॉरी जो क्रिश्चियनिटी धर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, हमारा जो आटा है फ्लोर है उसके अंदर ये काओ और पिग की बोन का 10 पीस के मिला रहे हैं, यानी कि उसकी बुरा उसका आटा पीस के मिलाया जा रहा है, ताकि हमारा
हमारा धर्म खराब हो जाए, ये थी। एक कहा जाता है कि नाइट को कोई आता एक गांव के अंदर चपाती देता, वॉचमैन को कहता कि ऐसे ही तुम्हें आगे 5 गांव में चपाती देनी है। तो इस तरह की कुछ एक यहाँ पे र्यूमर्स वगैरह चल रही थी, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता किन चपाती का मतलब क्या था। और एक यहाँ पे प्रोफेसी यानी कि जिसको बोलते हैं प्रिडिक्शन, यानी कि जिसको बोलते हैं एक तरह से भविष्यवाणी, एक ये भविष्यवाणी का यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, तो कहा गया था जब इसको 100 साल हो जाएंगे ना तब अंग्रेजों का रूल हो जाएगा खत्म। तो इन कुल मिला के इन्होंने इस रिवोल्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, जो ये र्यूमर्स थे, जो ये प्रोफेसीज थे। तो इनको आप यहाँ से आराम से पढ़ लेना, एक एकदम बातें बढ़िया लिखी हुई है। ये बात कहाँ से फैली थी कि भाई जो ये गोली है, ये जो नया अपना कार्टिज बन रहा है, इसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा। तो ये डमडम नाम की एक मैगजीन थी, वहां से लो कास्ट का खालसी था या खलासी जिसको बोलते हैं, उसने ये बात फैलाई थी, क्योंकि उसने ब्राह्मण से बोला था कि यार तेरे लोटे से पानी पिला दे। तो उसने बोला कि मैं तेरी छोटी कास्ट है, तेरे को नहीं पिलाऊंगा, इससे मेरी कास्ट खराब हो जाएगी। तो उसने कहा कि अच्छा तो ये बात कर रहा है, तो आने वाली गन में ऐसे बात है। तो ऐसे करके अंग्रेजों ने हालांकि बहुत कंट्रोल करने का प्रयास करा, लेकिन ये तो आपको पता है वाइल्ड फायर की तरह ये बात फैल गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने व्हाट वर द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिवोल्ट के कारण क्या थे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये भी पढ़ लेना, ये फेल क्यों हुआ था। तो पहले मैं फेल क्यों हुआ वो बाद में बताऊंगा, पहले कॉजेज पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला तो पॉलिटिकल कॉज की बात करते हैं, तो ब्रिटिशर्स ने भाई कुछ एक पॉलिसी लेके आए थे, जिनमें एक तो था डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंटेसी, एक था डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट। दोनों के थ्रू बस इनका एक ही प्रयास था कि जितने ज्यादा एरिया हमारे कंट्रोल में आए कर लो। डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंटेसी में इन्होंने ये कहा कि कुछ एक रूलर ऐसे हैं जो प्रॉपर तरीके से रूल नहीं कर रहे हैं, वो माल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, उनका रूल है वो इनएफिशिएंट है, और ऐसे करके उन्होंने राजा को हटा दिया था। जिनमें यहाँ पे जो नवाब थे, नवाब वाजिद अली शाह, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे अवध के, उनको कह के हटाया गया था। तो एक वो आपको याद रखना है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में इन्होंने ये कहा कि जो भी राजा जिसके खुद के कोई बच्चा संतान नहीं होगी, बेटा नहीं होगा मतलब मेल, तो उसको क्या करना होगा, उसकी सारी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर हो जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसा कर करके उन्होंने कई सारे एरियाज को कैप्चर करना शुरू कर लिया था, जिनमें एरियाज के नाम लिखा हुआ है, ठीक है। नाम है आपको संबलपुर, सतारा, झांसी, पार्ट्स ऑफ पंजाब, नागपुर, इनके एरिया को उन्होंने कैप्चर करना शुरू करा था। तो इनकी पॉलिसी से ये राजा इनके अगेंस्ट में हो गए। इसके अलावा रिलीजियस कोच भी कुछ एक था। रिलीजियस कोच में आपको पता है कि यहाँ पे जो ब्राह्मण लोग थे ना, वो समुंदर पार करके काम करने को अपने धर्म के अकॉर्डिंग अच्छा नहीं मानते थे, जबकि यहाँ पे जो सिपाही थे उनको ब्रह्मा के अंदर जाना पड़ रहा था काम करने के लिए, यानी कि म्यांमार के अंदर उनको लगाया जा रहा था। तो ये एक रीजन हो गया कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं जाएंगे। इकोनॉमिक कॉज भी तो ये था कि डिस्क्रिमिनेशन होता था भाई सैलरी वगैरह का, कि एक तो यार उनको सैलरी ज़्यादा देती थी जो अंग्रेजों के लोग थे, और जो हमारे हिंदू के जो सोल्जर थे उनको कम मिलता था। और सबसे बड़ा इमीडिएट कोज तो आपको बता ही दिया, जो ऊपर अपने पढ़ लिया र्यूमर्स वगैरह, वो वाली बात आपको लिखनी है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और ये फेल क्यों हुआ रिवोल्ट, तो भाई सबसे बड़ी बात है इसमें एक प्रॉपर लीडरशिप की कमी थी, और कुछ एक रूलर्स ने हमारा साथ नहीं दिया। उन्होंने क्या करा, जो रिवोल्ट्स करा, जो रेबल्स थे उनको अरेस्ट करवा दिया। और सबसे बड़ी बात है हमारे पास एक्यूरेट जो डायग्नोस हम नहीं कर पाए कि रिवोल्ट को करना किस लेवल में है, और हमारे पास कहीं ना कहीं जो रेबल्स थे उनके पास एक्सपीरियंस भी कम था। और जिसको लीडर बनाया गया आपको पता है वो तो बहुत बूढ़ा था, बहादुर शाह जफर, ठीक है। उसको तो बाद में वैसे ही कोई काम का था नहीं, है ना। तो इस तरह से हमारी कुछ एक कमियां थी। और एक अपने ये भी लिख सकते हैं कि इनके पास, रेबल्स के पास प्रॉपर वेपन्स वगैरह नहीं थे जितने अंग्रेजों के पास थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बाहर से आर्मी और बुला ली थी। तो ये कुछ एक थे हारने के हमारे कारण। अब बात करते हैं एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ गांधी जी। तो गांधी जी के 3 मूवमेंट है, इनमें से एक मूवमेंट पक्का आपके एग्जाम में आ सकता है, या कहीं ना कहीं, बाकी नहीं तो एमसीक्यूज केस स्टडी कैसे भी क्वेश्चन आए तो आपकी हेल्प मिलेगी। आपको पता है वैसे गांधी जी ने जो इन्वॉल्वमेंट करना शुरू करा वो 1915 में गांधी जी अफ्रीका से इंडिया के अंदर आते हैं। गए 1893 के अंदर थे, लगभग 20-21 साल तक वहां पर रह के इंडिया के अंदर आते हैं। फिर आते ही हैं तो उनको गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके पॉलिटिकल मेंटोर होते हैं वो उनको कहते हैं कि भाई तुम 1 साल इंडिया के अंदर हर एरिया के अंदर क्या करो, विजिट करो, जिससे क्या करो तुम इंडिया के बारे में जान लो। तो 1916 में इनकी फर्स्ट अपीयरेंस होती है, जब BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर वो स्पीच देते हैं, और वहां पे ये कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट पीपल है वो तो इस मीटिंग में आए ही नहीं है। और उसके बाद आपको पता है वो 3 इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जिनमें चंपारण उनकी, मैं ऐसे कहता हूँ उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। चंपारण के अंदर वो जाते हैं और इंडिगो क्रॉप्स के रिगार्डिंग वो जो किसान है उनको राइट दिलवाते हैं, और जो पैसे उन्होंने ले लिए थे, मतलब अंग्रेजों ने, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता रहा हूँ, तो उसके 25% पैसे उन्होंने वापस दिलवा दिए थे। और उसके बाद खेड़ा का जो मूवमेंट हो, ठीक है, और उसके बाद अहमदाबाद के जो मिल्स वर्कर हैं उन्होंने स्ट्राइक कराओ, यहाँ पे इन्होंने काम करा था 1918 में। तो ये बातें आपको रखनी है याद। उसके बाद इनका सबसे बड़ा मूवमेंट, और ऐसे मान लो कि 1857 के रिवोल्ट के बाद सबसे बड़ा मूवमेंट इंडिया का था, वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने करा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने जो जस्ट इससे पहले जो खिलाफत मूवमेंट शुरू करा था, मुस्लिम भाइयों ने, मोहम्मद अली जिन्ना शौकत अली और शायद मोहम्मद अली नाम से थे, मेरे को नाम एक्यूरेट में याद नहीं है, उन्होंने जो शुरू करा कि भाई हम शुरू करना चाहते हैं ये मूवमेंट। तो गांधी जी के पास
पास वो आए कि आप भी हमारा साथ दो, तो गांधी जी कहते ठीक है, मैं तो चाहता ही हूँ हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी हो। तो इनको साथ में मिला के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करा 1920 में, और इसका एक ही एजेंडा था, एक गोल था, क्या कि हमें कोऑपरेट नहीं करना ब्रिटिशर्स के साथ, यानी कि जो ब्रिटिशर्स कह रहे हैं ना उनकी कही हुई बातों को नहीं मानना, उनके स्कूल्स को अपने को बॉयकॉट करना है, कॉलेज को बॉयकॉट करना है, लॉ को, कोर्ट को बॉयकॉट करना है, ठीक है, अपने को जो टैक्स है वो टैक्स अपने को नहीं देना है। साथ ही साथ में अपने को क्या करना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी वर्कर है, उनसे कहा गया कि तुम्हें उनके अकॉर्डिंग तुम्हें रूल को फॉलो नहीं करना। तो इनमें लगभग सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी जुड़ गए थे और एक साथ आ गए थे। तो सबसे बड़ा मूवमेंट था, लार्ज स्केल पे इसको करा गया था। कहीं ना कहीं इसमें यह कहा गया था कि अपने को अपने आप को सेल्फ रूल करना है और हमारे जो खुद के गुड्स है उनको प्रमोट करना है। तो ये पहला बड़ा मूवमेंट था। लेकिन 1922 को चोरा चोरी इंसिडेंट एक हुआ, जहां पर 22 पुलिसमैन को जला दिया गया। उसके बाद ये मूवमेंट कैसा हो गया था, नॉन वायलेंटली हो गया, जिनके कारण गांधी जी ने इस मूवमेंट को कोल्ड ऑफ कर दिया था। तो ये बातें हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है सोल्ट मार्च से। आपको पता है 1930 में इसकी शुरुआत करते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। 12 मार्च 1930 को शुरुआत होती है, 6 अप्रैल 1930 तक वो जो सोल्ट मार्च है वो इनकी कंप्लीट होती है। तो यहां से शुरुआत हो जाती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। यहां पर भी क्यों ये मूवमेंट करा, तो यहां पे ये मूवमेंट की शुरुआत होती है क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और खास तौर से फिर गांधी जी ने सोचा कि जो यहां पे सोल्ट बनाने का जो है ना वो एक अकेलों का ब्रिटिशर्स की मोनोपोली चलती थी। ब्रिटिशर्स की मोनोपोली का मतलब सिर्फ सोल्ट सिर्फ अंग्रेज लोग ही बनाते थे। तो गांधी जी को ये बात लगी कि अपने को ना एक ऐसा कोई चीज़ ले, ऐसी कोई चीज़ चुने जिनके कारण ये मूवमेंट मैं शुरू करूँ जिसमें हर लोग आ जाए। तो अब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या कोई भी धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, सब कोई सोल्ट को यूज़ करते हैं। तो इन्होंने सोल्ट को चुना और सोल्ट मार्च को शुरुआत करी थी इन्होंने, ठीक है। अपने साथ लगभग आई थिंक 78 फॉलोवर्स को लेके, वॉलंटियर्स को लेके इन्होंने शुरुआत करी थी और ये यात्रा को शुरू करा। और यहाँ से फिर जैसे इन्होंने सोल्ट मार्च दांडी पे जब कंप्लीट करा तो इनको देख के हजारों जगह पे जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ पे सोल्ट बनाने के लॉ को ब्रेक करा गया। हालांकि इसके बाद में बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन अपनी तो बात ये याद रखनी है कि ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था ये भी कहीं ना कहीं यही था। लोगों को ये कहा गया कि आपको अंग्रेजों की जो बातें, उनके ऑर्डर है, उनको डिसओबे करना है, यानी कि उनको मानना नहीं है। सेम वो ऊपर वाली बातें, यानी कि क्या, इनके पीजेंट्स को कहा गया कि तुम्हें भाई टैक्स वगैरह नहीं दे रहे। जो फॉरेस्ट में रह गया उनको कहा गया कि तुम्हें फॉरेस्ट के लॉ को फॉलो नहीं करना। फैक्ट्री ओनर थे उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, लॉयर्स थे उन्होंने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, उनके कोर्ट वगैरह को। इंडियन बहुत सारे अरेस्ट हो गए थे, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में जाने से स्टूडेंट्स ने मना कर दिया था और बहुत सारे ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिजाइन दे दिया था अपने काम से। और इस मूवमेंट के अंदर वोमेन ने भी पार्टिसिपेट करा, ये बात याद रखना। इसमें एक औरत थी जिनका नाम था शायद कमला देवी चट्टोपाध्याय करके। उन्होंने गांधी जी को कहा कि देखो मेरे अकॉर्डिंग महात्मा जी आपको वोमेन को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो उनके कहने से इसमें वोमेन को इंक्लूड करा जाता है और ये मूवमेंट चलता है। वैसे ये लगभग 1934 तक चलता है, बीच में इसको एक बार बंद करते हैं लेकिन बाद में रीस्टार्ट कर देते हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और तीसरा गांधी जी का इंपॉर्टेंट मूवमेंट है वो है क्विट इंडिया मूवमेंट। देखो यहाँ पे नोट से आप पूरी बातें पढ़ सकते हो, मैं आपको मेन बातें बता रहा हूँ। तो प्लीज कोई भाई बहन ऐसा ना सोचे कि यार ये बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहा है, कई बातें क्लियर नहीं कर रहा है। मैं मेन बातें आपको बता रहा हूं आंसर की, जिनसे आप लिख पाओ, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बता रहा हूं जिनसे आपको इंपॉर्टेंट मदद मिले। आपको अगर ज्यादा पढ़ना है एक एक लाइन तो आप यहां से पढ़ सकते हो, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी मैं नहीं करना चाहता, मैं कम टाइम में आपको ज्यादा कुछ बताना चाह रहा हूं। तो चलते हैं आगे बात। क्विट इंडिया मूवमेंट जो लास्ट मूवमेंट था हमारे इंडिया का, जो 1942 के अंदर शुरू करा गया था। ये शुरू क्यों करा गया था, क्योंकि आपको पता है क्रिप्स मिशन को भेजा गया था। क्रिप्स मिशन कैसे, कि स्टेफर्ड क्रिप्स थे जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो विंस्टन चर्चिल थे उन्हीं के एक बंदे थे। उनको भेजा गया कि जाओ तुम कांग्रेस और गांधी जी से कॉम्प्रोमाइज वगैरह कर लो। उस टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर वगैरह चल रहा था कि हमारी बातें मनवा लो उनसे। तो वो फेल हो जाता है क्रिप्स मिशन। तो उसके बाद में ये हमारा शुरू हो जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसमें डिमांड करते हैं कि अब पूर्ण हमें स्वराज्य चाहिए, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। हालांकि पूर्ण स्वराज्य की डिमांड 1929 के अंदर जब जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे तब की गई थी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको थोड़ी सी बातें कुछ एक लिखी हुई है, ये आप चाहो तो पढ़ लो। मेरे अकॉर्डिंग तो सिंपल सी यही बात है यार। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ, जिसका मेन प्रयास ये कहा गया था कि आपको अब क्या करना है, हमारे देश को छोड़ना है। तो यहाँ पे लार्ज स्केल पे स्ट्राइक और प्रोटेस्ट होने लग गए थे। इसके अंदर बहुत सारे जो गांधी जी के बंदे थे, गांधी जी के जानकार जो बंदे थे, उनको अरेस्ट वगैरह कर लिया गया था। और इसमें याद रखना ये जो क्विट इंडिया मूवमेंट था इसमें जयप्रकाश नारायण का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है,
ठीक है। और इनमें मेन तो यही था कि जो स्ट्राइक वगैरह कर लिया गया, जो मतलब टेलीग्राफ वगैरह थे, वायर पोल्स थे, इनको डिस्ट्रॉय वगैरह कर लिया गया, ये मेन काम करा गया। लेकिन इस मूवमेंट के बाद में जितने भी जो ये बंदे थे ना, कांग्रेस के बंदे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये अरेस्ट करना थोड़ा सा गलत हो गया था हमारे लिए, क्योंकि अरेस्ट होने के बाद में क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग थी ना, उसने कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना के भड़काने से पूरी प्रॉपर डिमांड कर ली कि अब हमें क्या करना है, हमें अलग से ही होना है, अलग से कंट्री बनानी है। तो ये लास्ट मूवमेंट था महात्मा गांधी जी का, जिन पे लार्ज स्केल पे डेमोन्स्ट्रेशन करा गया, लार्ज स्केल पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखी गई। और जिस मूवमेंट में बहुत सारे बड़े बड़ी जो हस्तियां जिनके नाम आपके सामने लिखे, इन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन करा। और इनकी 3 स्टेजेस है, बस आंखों से निकाल लेना 3 स्टेजेस कौन कौन सी, आपको याद रह जाएगा। लास्ट मूवमेंट था, ठीक है, गांधी जी का 1942 को ये शुरू हुआ। ये बातें आपको रखनी है। जैसे तीसरे फेज में बताया गया है कि इन द मूवमेंट थर्ड एंड फाइनल फेज नेशनल एंड पैरेलल गवर्नमेंट वर एस्टेब्लिश इन सेफ प्लेसेस लाइक तमलुक, सतारा, बलिया, इनके अंदर कहते हैं एक अलग से गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर लिया गया था। तो ऐसा प्रयास किया गया था यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पढ़ते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल कैरियर ऑफ गांधी जी। गांधी जी के बारे में अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये, कि गांधी जी के बारे में कौन से सोर्सेज है जो हमें जानकारी देते हैं। तो गांधी जी को आपको पता है, जैसे बहुत सारे देश में ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए हालांकि एक बंदे का रोल नहीं होता, बहुत सारे अलग अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिविजुअल का नाम आता है उसमें इंपॉर्टेंट। तो वैसे ही महात्मा गांधी जी का नाम आता है हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस में, और इनको नेशन के फादर कहा जाता है। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में अपने को जानकारी है वो कहाँ से मिलती है। तो जो पब्लिक वॉइसेस है, प्राइवेट स्क्रिप्ट है, वहाँ से जानकारी मिलती है। जो गांधी जी के स्पीचेस दिए गए हैं वहाँ से जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो जर्नल पब्लिश करे गए हैं गवर्नमेंट के, उनसे जानकारी मिलती है। ऑटोबायोग्राफीज है गांधी जी के, उनसे जानकारी मिलती है। जो रिकॉर्ड लिखे गए हैं पुलिस मैन के द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा, वहाँ से अपने को जानकारी मिलती है। और इसके अलावा जो न्यूज़पेपर उस टाइम में पब्लिश करे गए थे, जो मास मूवमेंट उस टाइम में हुआ था, जो पॉलिटिकल मूवमेंट हुए थे, वहाँ से अपने को जानकारी मिलती है। और कुछ एक इन्फॉर्मेशन अपने को जो कॉमन पीपल है, लोकल मैन है, उनसे अपने को जानकारी मिलती है। और डिफरेंट जो हमारे प्रोविंसेस है उनके द्वारा तैयार किए हुए रिकॉर्ड से अपने को महात्मा गांधी जी के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये सोर्सेस है जो हमें गांधी जी के बारे में बताते हैं कि गांधी जी ने कौन कौन से मूवमेंट करे, कौन कौन से काम करे। आगे बात करते हैं, हाउ डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एड्रेस द इशू ऑफ सोशल जस्टिस पर्टिकुलरली कंसर्निंग द राइट ऑफ द पीपल, कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने किस तरह से सोशल जस्टिस के लिए बातें करी। तो आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 389 मेंबर थे। जब पाकिस्तान अलग हो गया तो उसके बाद 299 मेंबर बने, और यहाँ पे हर एक धर्म के मेंबर थे। और आपको पता है डिफरेंट कमेटीज में बांटा गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को, जिनमें हर चीज के ऊपर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन होता था। लगभग 166 हमारी टोटल इनके सेशंस भी हुए थे। तो वो आपको बातें याद रखनी है, जो डेज चले थे वो आपको याद रखनी है। तो अब बात करते हैं इनमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दिया गया। तो डिफरेंट डिमांड वर मेड बाय द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। आपको पता है हर एक डिमांड को रखा गया कि हर तरीके के जो लोग हैं उनको राइट्स उनके प्रोटेक्ट करे जाए, चाहे वो माइनॉरिटी के हो, चाहे वो अनटचेबल हो, उन सब के राइट को अपने को बचा के रखना है। तो ये चीज़ें सब कुछ डिस्कशन करा गया यहाँ पे जो पीके बहादुर थे, पोकर बहादुर, उन्होंने डिमांड करा था कि माइनॉरिटीज़ के लिए आप अलग से एक सेपरेट इलेक्टोरेट करो। तो इनकी जवाब के लिए कुछ एक आते हैं लीडर, वो कहते हैं कि अगर हमने सेपरेट इलेक्टोरेट कर दिया ना तो हमारा देश टूट जाएगा। जैसे उनके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया तो ये देश के लिए एक जहर का काम करेगा। ऐसे ही जीबी पंत भाई साहब है, वो कहते हैं कि अगर कहीं ना कहीं हमने इलेक्टोरेट को बांट दिया तो वो अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, और वो तो वही पॉलिसी हो जाएगी जो अंग्रेज कर रहे हैं, वही हमारे बीच और अंग्रेजों के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा। तो उन्होंने कहा कि अगर हमें करना तो डेमोक्रेसी को बढ़ाना है, हमें सभी के साथ कोऑपरेशन करके काम करना है। ऐसा प्रयास करा गया। तो यहां पे हमारे ये प्रयास करा गया कि एक तो अनटचेबिलिटी को हमें अबॉलिश करना है, एक जो माइनॉरिटी में है उनको प्रोटेक्शन देना है, इसीलिए उनकी सीट को रिजर्वेशन करा गया हमारे। तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान दिया गया हमारे यहाँ पे। और एनजी रंगा भाई साहब थे जिन्होंने बोला कि जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ बेसिकली एनजी रंगा भाई साहब ने उनको कहा जो कि बेसिकली पुअर है, जो कि डाउन ट्रोडन है। तो उन्होंने कहा कि जो बात कॉन्स्टिट्यूट असेंबली कह रही है वो सही है, लेकिन उनको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें प्रॉपर मेथड अपनाने चाहिए। तभी कहते जो राइट वगैरह है ना, जो पुअर है, डाउन ट्रोडन है, उनके राइट को प्रिजर्व किया जा सकता है। तो उनकी बातों को भी ध्यान में रखा गया। जयपाल सिंह एक इंपॉर्टेंट लीडर थे ट्राइबल के, तो उन्होंने भी अपनी बात रखी कि भाई हम तो बहुत सालों से हम तो अलग थलग ही माने जा रहे हैं, आइसोलेटेड है, हमारी राइट तो है ही नहीं, हमें तो ना एजुकेशन मिल रही है, ना हमारे पास कोई पॉलिटिकल राइट है, ना हमारे पास कोई भी इकोनॉमिक फैसिलिटी है। तो इन सब की बातों को प्रॉपर डिस्कशन किया गया। ये बातें आपको याद रखनी है, थोड़ा थोड़ा नाम लिख के आप इनके बारे में बता सकते हो कि किस बंदे ने किस बात को उठाया। उन्हीं के बेसिस पे हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट को तैयार करा, जिसके अंदर किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सेकुलर हो, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करा जाए, सभी को राइट मिले, और जो माइनॉरिटी है उनके लिए सीट्स वगैरह को रिजर्वेशन दिया गया।
अब बात करते हैं एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के रिगार्डिंग क्या क्या बातें हुई। तो आपको पता है हमारे कुछ एक लीडर ऐसे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने के फेवर में थे। वो चाह रहे थे कि सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चाहे वो तो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो कौन से हो हमारे जो भीमराव अंबेडकर हो। उन्होंने ऐसा कहा। ऐसा क्यों चाह रहे थे? वो चाह रहे थे कि अगर हमने स्टेट को एक जैसी पावर दे दी जैसे कि यूएसए के अंदर है, तो भाई अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ है और अभी अभी हमसे पाकिस्तान अलग हुआ, तो कहीं कोई भी स्टेट सेपरेटिस्ट मूवमेंट करके अलग ना हो जाए, इसीलिए सेंटर को स्ट्रॉन्ग रखा गया। यहां पे एक बात आती है कि संतराम भाई साहब है, उन्होंने ऐसी बात कही थी कि कहीं ना कहीं हमें सेंटर को पावरफुल तो रखना है, लेकिन अपने इस सेंटर को ज्यादा काम भी नहीं देना, क्योंकि सेंटर को अगर ज्यादा काम दे दिया तो हो सकता है वो ओवरबर्डन हो जाए, उस पर प्रेशर ज्यादा पड़े और जो उसको ड्यूटी करनी है वो नहीं कर पाई सेंटर। इसलिए कहते हैं स्टेट को भी कुछ पावर देनी चाहिए। तो स्टेट को यहां पे सभी की बातों को ध्यान में रखा गया, इसीलिए यहां पे 3 लिस्ट बांटे गई। आपको पता है एक को कहते हैं यूनियन लिस्ट, जिसको अपने सेंट्रल लिस्ट भी कह सकते हैं, एक को कहते हैं स्टेट लिस्ट और एक को कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट में डिवीजन करेगी, सब्जेक्ट्स को रखा गया कि इतने इतने सब्जेक्ट पे राइट है। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट होगा रूल्स बनाने का, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट को रूल होगा राइट बनाने का, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकती है, लेकिन पावर ज्यादा सेंटर को दी गई। और कॉन्करेंट लिस्ट वो तैयार करेगी जिनमें अगर मान लो सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेगी, लेकिन अगर दोनों के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो बात किसकी चलेगी? मैन सेंटर की चलेगी। इस तरह से यहां पे एकदम बढ़िया तरीके से डिस्कशन करके ये फैसला लिया गया। तो ये बातें आपको याद रखनी है, मैंने मोटा मोटा आपको एक्सप्लेन कर दिया है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्कस द वेज इन विच आलवार या अलवार, जैसा भी आपका प्रोनाउंसिएशन है। भाई मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब है, इसके लिए दिल से मैं क्षमा चाहूंगा यार, कईयों को प्रॉब्लम हो सकती है मेरे प्रोनाउंसिएशन को सुन के, ठीक है। और एक होते हैं नयनार और एक वीरा सेवा। इन्होंने कहते किस तरह से कास्ट सिस्टम को भाई दरकिनार करा, किस तरह से इसकी कमी निकाली। तो अलवार थे भगवान विष्णु जी के जो फॉलोवर होते हैं, पूजा करने वाले, वो होते हैं अलवार इन्होंने। और नयनार होते हैं भगवान शिव जी के जो पूजा करने वाले होते हैं इन्होंने। और जो वीर सेवा जो कर्नाटका के अंदर 12th सेंचुरी के अंदर आए, जिन्होंने भगवान शिव जी की लिंग के फॉर्म में पूजा करी, जिन्हें लिंगायत कहते हैं, और जिन्होंने जो एक शोल्डर के ऊपर भगवान शिव जी की शिवलिंग को धारण करते थे। इन तीनों ने ये कहा कि वोमेन भी पूजा में इन्वॉल्व होनी चाहिए और अनटचेबिलिटी है उनको इन्होंने दरकिनार करा। जो ब्राह्मणी टेक्स्ट की जो बातें हैं उनको इन्होंने गलत कहा। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, पूजा में हर कोई इंक्लूड होना चाहिए, हर कोई वर्शिप कर सकता है, हर किसी के लिए टेंपल के दरवाजे खुले होने चाहिए, इन्होंने ऐसा कहा। तो इन्होंने ब्राह्मण जो टेक्स्ट है उनको गलत बताया। जैसे यहां पे एक अलवार के फेमस संत कहे जाते हैं जिनका नाम है तोंदराड़ी पोड़ी। तो ऐसा याद रखना यार, याद करने का तरीका है भी, अलवार के पुजारी किसके होते हैं? भगवान विष्णु के जो पुजारी होते हैं। और जो पुजारी होते हैं वो फल फ्रूट वगैरह खाते हैं, सारा दिन बैठे रहने का काम होता है, तो उनकी तोंद कैसी होती है? निकली होती है। तो ऐसे याद रखना तोंद निकली हुई थी और वो पेड़ी वगैरह पे बैठ के और इन्होंने ऐसे कहा। तो ऐसे याद रहिएगा, तोंदरादी पोड़ी वो संत थे जिन्होंने ये कहा कि ये जो कास्ट सिस्टम है ना ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और नयनार किसको बोलते हैं? जो भगवान शिव जी के फॉलोवर होते हैं। और भगवान कौन से भगवान होते हैं जिसके तीसरा नयन है? तो शिव जी के। तो ऐसे याद रखना नयनार वो होते हैं जो भगवान शिव जी के फॉलोवर होते हैं। तो ये बातें याद रखना। इन्होंने ब्राह्मणिकल टेक्स्ट और धर्म सूत्रास के अंदर लिखी हुई बातें उनको अपोज करा। इन्होंने कहा कि कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हर इंसान एक है, हर इंसान को पूजा का राइट होना चाहिए। तो ये अच्छे लोग थे भी सारे के सारे। चलो आगे बात करते हैं, डिस्क्राइब द मेजर टीचिंग ऑफ संत कबीर की टीचिंग के बारे में आप बताओ। तो संत कबीर भी सेम जैसे भगवान जैसे वो बाबा गुरु नानक देव जी थे, सेम वैसे ये थे। इन्होंने भी निर्गुण भक्ति के ऊपर एम्फेसिस करा। इन्होंने कहा कि भगवान एक ही है। इन्होंने कास्ट जो सिस्टम था, अनटचेबिलिटी थी, उसको अपोज करा। और इन्होंने खासतौर से जो हिंदुइज्म के अंदर आइडोल वर्शिप है और हजारों देवता है, इनको अपोज करा। इन्होंने कहा भगवान तो एक ही होता है, ठीक है। इन्होंने जैसे अल्टीमेट रियलिटी बताया कि अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर है, ये अल्टीमेट रियलिटी है। इन्होंने कहा वेदांतिक ट्रेडिशन में जैसे अलग कहते हैं, निरकार कहते हैं, जो ब्रह्मा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, ये सब कहते हैं एक ही है और ये सब अपने आप में कैसे फॉर्मलेस है, स्टेटलेस है। इन्होंने ऐसा कहा। और इन्होंने ये कहा कि अगर अपने को भगवान को प्राप्त करना है तो सिर्फ हमें उसके प्रति ध्यान देना चाहिए, उनका नाम सिमरन करना चाहिए, उनके नाम को रिसाइट करना चाहिए, उसको नाम को रिमेंबरेंस करना चाहिए। सिर्फ यही जरूरी है, ना कि आइडोल वर्शिप जरूरी है, ना कि डिफरेंट देवता जरूरी है। साथ ही साथ में इन्होंने ब्राह्मण जो बातें हैं और आइडोल वर्शिप है, इन्होंने इनका अपोज करा, सेम जैसे बाबा गुरु नानक देव ने करा था। ये दोनों निर्गुण भक्ति के क्या है मतलब फेवर करने वाले बंदे हैं। और जैसे सगुण भक्ति के फेवर करने वाले बंदे कौन थे? तो वो थे मीराबाई और सूरदास जी। ये भी नाम आपको याद रखना है।
अब बात करते हैं डिस्कस अल बिरूनीस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम के बारे में। अल बिरूनी ने क्या कहा? तो अल बिरूनी ने भाई ये कहा कि ये जो इनका कास्ट सिस्टम है ना इंडिया का, वो कहते हैं हमारे जैसा ही है लगभग। कहते हैं हमारे भी वहां पे कास्ट सिस्टम है ना लगभग पर्शिया में सेम ऐसा ही बंटा होता था। एंशिएंट पर्शिया में कहते 4 कैटेगरी होती थी समाज की, जिसमें हम पहले में रखते थे जो प्रिंस है वो, और जो हमारे ब्रेव सोल्जर वगैरह है वो आते थे, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी सेकंड है, सेकंड के अंदर हमारी फिजिशियन एस्ट्रोनॉमर है वो आते थे, साइंटिस्ट वगैरह वो आगे, और थर्ड के अंदर हमारे पीजेंट वगैरह आते थे। तो सेम कहते हैं यहां पर भी ऐसी वर्ण सिस्टम है, ये तो कहते इतना अलग नहीं है। लेकिन यहां पे अल बिरूनी ने ये कहा कि जो यहां पे इंडिया के अंदर ब्राह्मण में वर्ण सिस्टम चलता है जिसमें पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ना वो रोंग है। यानी कि पॉल्यूशन में यहां पे ये माना जाता था कि ये अनटचेबल है, इसने कोई चीज को छू लिया तो वो चीज खराब हो जाएगी, तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को गलत कहा। बाकी कहा, और बाकी ये जो कास्ट सिस्टम था इनके बारे में इन्होंने पढ़ा कैसे? इन्होंने यहां के संस्कृत टेक्स्ट से पढ़ के इन्होंने ये चीजें सीखी। तो इन्होंने जो ब्राह्मणों के बारे में जो कुछ एक बातें लिखी है उनको गलत कहा, बाकी उन्होंने कहा सेम ही है। यहाँ पे सबसे बड़ा किसको माना जाता है? क्षत्रिय को, सॉरी ब्राह्मण को माना जाता है। ब्राह्मण का क्या काम है कि ब्राह्मण भगवान ब्रह्मा के कहते सिर से निकला हुआ है, हेड से निकला हुआ है, और वो लोगों को ज्ञान देंगे, टीचिंग देंगे। और क्षत्रिय है वो हाथ से या शोल्डर से निकले हुए बताते हैं, और जिनका काम है रक्षा करना, प्रोटेक्शन देना। और कहा जाता है कि जो वैश्यास है वो जो भगवान ब्रह्मा है उनकी थाई से निकले हुए हैं। यहाँ पे भगवान आई थिंक विष्णु होना चाहिए, आई थिंक मेरे से ये मिस्टेक हुई है, ये थोड़ा सा आप चेक कर लेना ना। कहते वो थाई से निकले हुए हैं, ठीक है। और जिनका क्या काम है, और जो कहते मतलब वेश्यास कहलाएंगे। और शूद्राज है वो पैरों से निकले हुए हैं, और जिनका क्या काम है लोगों की बाकी जो ऊपर के 3 वर्ण है उनकी सेवा करना। ये इन्होंने अल बिरूनी ने हमारे कास्ट सिस्टम के बारे में ये बातें बताई। तो बाकी तो सारा सेम बताया अल बिरूनी ने, लेकिन अल बिरूनी ने कहा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेरे को अगर गलत लगता है ना, वो गलत ये है कि यहाँ पे जो अनटचेबल है ना ये चीज गलत है। बाकी तो कहते 4 सिस्टम हमारे भी वहां पे पर्शिया में बंटे थे, यहां भी बंटे हुए। अब बात करते हैं इब्न बतूता का जो अकाउंट है वो यूजफुल कैसा है। तो आपको पता है इब्न बतूता ने हमारे जो अर्बन सेंटर उनके बारे में काफ़ी तारीफ करते हैं। वो हमारे बताते हैं कि यहाँ की जो दिल्ली सिटी है वो पूरी प्रोस्पर है, यहाँ की जो मार्केट है वो कलरफुल है, यहाँ पे हर जो गुड्स है कमोडिटीज़ है वो मार्केट के अंदर मिलती है। यहाँ पे जो दौलताबाद है उसको भी कंपेयर करा कि वो भी एक बहुत बड़ी सिटी है, जो पॉपुलेशन वाली सिटी है, और यहाँ पे कहते ट्रेड वगैरह बहुत अच्छा होता है, और यहाँ की इकोनॉमी वो आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे हर बंदा कहते रोजगार मिलेगा उस बंदे को। इस तरह से वो हमारा जो यहाँ का जो सिस्टम है ना उनसे काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, उनसे काफी ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे। कौन? अल बिरूनी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। सॉरी अल बिरूनी नहीं, इब्न बतूता। अल बिरूनी तो ऊपर गए थे, थोड़ा सा भूल गया मैं। चलो आगे बात करते हैं। ये बात मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता दी, बाकी लिखी हुई है। अब कहते इंडिया के अंदर कहते एक यूनिक सिस्टम था कम्युनिकेशन का, इसको इब्न बतूता ने कैसे बताया, और साथ ही साथ में इब्न बतूता ने स्लेवरी सिस्टम के बारे में क्या लिखा वो बताना है। तो इब्न बतूता ने बताया कि इंडिया के अंदर 14वीं सेंचुरी के अंदर जो यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम था वो आउटस्टैंडिंग था। आउटस्टैंडिंग कैसे था? उन्होंने बताया कि यहाँ का जो पोस्टल सिस्टम था ना वो 2 तरह का था। एक तो था घोड़े से जाने वाला, घोड़े से जाने वाले को उलुक कहते हैं, जिनमें क्या होते थे कि घोड़े को ले जाया जाएगा लगभग 4 मील के ऊपर, एक 4 मील के बाद में नया घोड़ा होगा जो आगे चीज को पोस्ट को भेजेगा। और जो बंदे से फुट पोस्ट है वो कहते लगभग हर पर मील पे एक बंदा खड़ा होगा, और जो भाग के जाएगा और वहां पे अपनी पोस्ट को भेजेगा, और अगले मील पे फिर नेक्स्ट बंदा जाएगा। तो कहते ये जो सिस्टम था इससे इतना अच्छा होता था, इससे कहते टाइम टू टाइम जो मर्चेंट है वो अपने गुड्स वगैरह की इंफॉर्मेशन भेज सकते थे आसानी से। और जहां पे कहते दिल्ली से सिंध जाने में 50 दिनों का जो टाइम लगता था उसको लगभग कहते 5 दिनों में कवर कर लेते थे। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ का कम्युनिकेशन सिस्टम सच में आउटस्टैंडिंग है। और अगर इन्होंने स्लेवरी सिस्टम के बारे में बताया तो इन्होंने कहा कि जो इंडिया के मार्केट्स है ना वहां पे जैसे बाकी गुड्स कमोडिटीज बेची जाती है ना मार्केट में, वहां स्लेव्स को भी आसानी से बेचा जाता है। इन्होंने कहा कि जब इब्न बतूता ने कहा कि जब वो सिंध पहुंचे तो उन्होंने परचेज करे हॉर्सेस और कैमल्स को, किसके लिए? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। ऐसा ही उन्होंने कहता है कि उन्होंने गवर्नर को रिप्रेजेंट करते हैं, घोड़ा और रेजिन्स और कुछ आलमंड्स वगैरह, तो उनके साथ कुछ स्लेव वगैरह भी वो देते हैं। यानी कि इनका कहना है कि यहाँ पे मार्केट में आसानी से स्लेव बेचे और खरीदे जाते हैं। और यहाँ पे जो सुल्तान है ना वो स्लेव एक तो इसलिए रखते हैं कि अपने काम वगैरह करने के लिए, म्यूजिक डांस के लिए फीमेल जो स्लेव है उनको, और साथ ही साथ में फीमेल जो स्लेव है उनको इसलिए भी रखते हैं ताकि जो अपने नोबल्स है उन पे वो निगाह रख सके, एज ए स्पाई के काम करने के लिए भी रखते थे। और जो थोड़े बहुत फैमिली वाले हैं वो भी कहते लगभग 1 या 2 स्लेव रखते थे अपने डोमेस्टिक काम करने के लिए, और जो फीमेल स्लेव है उनको कम पैसे मिलते थे थोड़े से, क्योंकि वो लेबर के काम, घर के काम करते थे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब बात कर रहे हैं कि बर्नियर का जो डिस्क्रिप्शन है ना वो कहीं ना कहीं कहते हैं मोंटेस्क्यू और जर्मन जो कार्ल मार्क्स है उस जैसा है। कैसे है बताओ? तो भाई इसमें सिंपल सी बात है, बर्नियर ने ये बात कही है कि जो इंडिया है ना, फ्रांसिस बर्नियर ने क्या कहा था? इसने ये कहा था कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है ना वो बहुत एडवांस है इस ईस्टर्न वर्ल्ड से, इस इंडिया के खासतौर से इंडियन सब कॉन्टिनेंट से। कहते यहाँ का जो रूलर है ना सुल्तान, उसके पास ही सारी प्रॉपर्टी, यहाँ पे किसानों के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई यहाँ पे फार्मिंग करने के लिए जमीन नहीं है। तो जमीन नहीं है तो कहते वो ढंग से काम नहीं कर पाते, इसलिए कहते वहाँ पे
पे प्रॉपर प्रोडक्शन भी नहीं हो पाता। लेकिन कहते हैं हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, वो इससे बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, वहाँ पे लोगों के पास ज़मीन भी अच्छी है, और ये कहते हैं वर्ल्ड है वो इन्फीरियर है। और साथ ही साथ में उसने सती सिस्टम के बारे में बताया था। उसने कहा था कि जो सती सिस्टम है वो यहाँ पे बहुत गलत चल रहा है, क्योंकि उसने देखा था एक सीन 12 से 13 साल की बच्ची को जलाया जा रहा था ना फोर्सफुली। तो उसने ये चीज़ कहा कि ये तो सच में यार ये समाज कोई अनसिविलाइज समाज है। तो कुछ बातें उसने सही भी कही थी, कुछ बातें गलत भी कही थी, ठीक है। तो इसने यहाँ पे कंपैरिजन करके बताया कि यहाँ पे जो मेन है ना वो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती है, स्टेट के पास होती है, यानी कि रूलर के पास होती है। सेम ऐसा ही मोंटेस्क्यू और कार्ल मार्क्स ने अपनी थ्योरी में बताया है। जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी के बारे में बताता है कार्ल मार्क्स एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, उसमें कार्ल मार्क्स ने कहा है कि एशिया के अंदर मेनली जो प्रोडक्शन का राइट है वो कहाँ होता है, गवर्नमेंट के पास होता है। तो सेम कहते हैं उन दोनों ने सेम बातें बताई है। तो ये बात आपको याद रखने, मैंने पूरा क्वेश्चन उनके बारे में बता दिया। आप कहते हैं कि ब्रिटिश ऑफिशियल ने एक पार्टीज के प्रति 1770s में कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करी, या उस पॉलिसी का नाम है पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। वो क्या थी? तो भाई पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन लेके आने वाले 1780s में अगस्टस क्लेवलैंड थे। वो भागलपुर के अंदर शांति लेके आना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहां पे जो पहाड़ीज रह रहे हैं ना उनके साथ हमारी लड़ाई वगैरह ना हो, तो वो हमें अच्छे से ट्रेड करने दे। इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी पहाड़ीज के चीफ वगैरह है उनको हम टाइम टू टाइम उनको हम क्या देते रहेंगे भाई, अलाउंस वगैरह भेजते रहेंगे एनुअली, ताकि जिसके कारण यहाँ से जो भी पैसेंजर वगैरह जा रहे हैं, जो भी ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, उनके ऊपर वो अटैक ना करें, वो हमारे से ये बात मान ले। लेकिन हुआ क्या, इसका कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि अगर किसी चीफ ने पहली बात तो एक्सेप्ट करा नहीं, पहाड़ीज के चीफ ने इस बात को उन्होंने मना ही कर दिया साफ इस बात से। और अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया ना तो उनके जो पर्टिकुलर बंदे हैं ना, जो बात की बाकी जो उस कम्युनिटी के, उन्होंने उस चीफ को ही निकाल दिया कि भाई तुमने ये तो हमारे ऊपर लांछन है तुझे, तूने ऐसे काम क्यों करा। तो ये एक पॉलिसी वो लेके आए थे, ताकि वो चाहते थे जो पहाड़ीज लोग हैं वो यहाँ के जो लोग हैं खेती वगैरह कर रहे हैं, जो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं उनको करने दिया जाए, और यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट वगैरह कर रहे हैं उनको करने दिया जाए, हम उनको अलाउंस वगैरह भेजते रहेंगे। लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाया था, ये बात आपको याद रखनी है। अब आगे बात करते हैं व्हाट वर द अकाउंट्स ऑफ बुचानन। बुचानन के अकाउंट्स क्या थे, उन्होंने क्या कुछ बताया था। भाई ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के आया हुआ एक बंदा था, जो सिंपल सी बात है ये चेक करने के लिए आया था कि यहाँ पे रिसोर्सेज क्या क्या है। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे आयरन ओर के रिसोर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे स्टोन वगैरह की उन्होंने स्टडी करी। तो इन्होंने देखा कि कौन सी टाइप की मिट्टी यहाँ पे मिलती है और उसमें कौन से मिनरल्स मिल रहे हैं। तो उन्होंने देखा मिका, ग्रेनाइट वगैरह यहाँ पे मिल रहे हैं। तो सेम सिंपल सी बात कि इंडिया की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आया, इंडिया की मिनरल्स की इंफॉर्मेशन लेने के आया, यहाँ के लैंडस्केप के बारे में, यहाँ के रेवेन्यू सिस्टम के बारे में, और यहाँ का जो वॉयज अकाउंट है, वॉयज का मतलब होता है जो शिप से ट्रेड वगैरह कैसे करना है, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपॉइंट करा था बुचानन ने। तो ये बातें उसने लिखी है। चलो आगे बात करते हैं। डिस्क्राइब द फैमिली स्टाइल्स एंड रूल्स ऑफ मैरिज एज पर ब्राह्मणिकल प्रिस्क्रिप्शन ड्यूरिंग 600 BC से 600 CE। ये एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि आप खुद पढ़ के देखो। मैंने सारे वैसे बता दिए कि ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट है उसके अंदर किस तरह से बताया गया। तो आपको पता है वहां पे शादी वगैरह कैसे होती थी, एक कास्ट के अंदर होती कि नहीं होती थी, क्या उस टाइम में पॉलीएंड्री होती थी कि नहीं होती थी, क्या उस टाइम में पॉलीगैमी भी होती थी कि नहीं होती थी, क्या उस टाइम में पैट्रियार्किकल सोसाइटी थी कि नहीं थी। इससे रिलेटेड मैंने ऊपर क्वेश्चन करवाया है, ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। तो आई होप मैंने अपनी इस 1 घंटे की वीडियो से लगभग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने में मदद की होगी। फिर भी मेरे से कोई बोलने में, वर्ड पढ़ने में गलती रही हो तो दिल से चाहता हूं क्षमा करें आप मेरे को। अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।